हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं यादवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन के चैनल पर, जहां आज मैं लेकर आया हूं एक और करंट अफेयर्स का शानदार वीडियो। जहां ये जो हफ्ता है वो है 22 टू 28 ऑफ जुलाई, मतलब ये कि 22 से लेकर 28 जुलाई का करंट अफेयर आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, हमारा जो शेड्यूल है वो इस तरह से है कि हम हर महीने जो है बेसिकली वीकली करंट अफेयर अपलोड करते हैं। तो ये अब हमारा जो है 4th वीक जो है उसका करंट अफेयर है। तो देखते हैं क्या क्या करंट अफेयर, क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं जो है इस हफ्ते घटी हैं। आइए मेरे साथ पहली खबर पर चलते हैं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इज इट क्लियर? अब इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है वो बेसिकली इसमें कर्नाटका हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट। कर्नाटका जो है वो कौन से नंबर पर रहा है? फर्स्ट रैंक पर, है ना। कर्नाटका हाईलाइटेड है और ये पहले नंबर पे रहा है। अच्छा, ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए किसके द्वारा पब्लिश किया गया, तो आप बताएंगे कि इट हैज बीन पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा ये पब्लिश किया गया। दोस्तों याद रखेंगे, नीति आयोग, है ना, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। अच्छा, किस ईयर के लिए? 2021 के लिए, है ना। अच्छा, कर्नाटक जो है वो बेसिकली लगातार तीसरी बार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में नंबर 1 रहा, थर्ड टाइम इन अ रो कर्नाटक जो है वो नंबर 1 पे रहा। ध्यान रखिए। तो हमने 3 डेटा यहां से निकाले। पहला कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में नंबर 1 कौन रहा? कर्नाटक। दूसरा, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन प्रेजेंट करता है या कौन रिलीज करता है? तो आप बताएंगे नीति आयोग। और प्लस की जो कर्नाटक है वो लगातार कौन सी बार नंबर 1 रहा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में? तीसरी बार जो है लगातार नंबर 1 रहा। द फर्स्ट एडिशन वॉज रिलीज्ड इन अक्टूबर 2019। जो पहला आया था वो अक्टूबर 2019 में आया था। दूसरा जनवरी 2021 में आया। और तीसरा भैया जुलाई 2022 में आया। The India Innovation Index ranks states and union territories on the basis of innovation capabilities। मतलब ये कि कुछ नए नए जो हैं प्रयोग करना, नए नए जो हैं वो उपाय करना बेहतरी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, है ना, डेवलपमेंट के लिए। तो जहां पर कुछ नए नए प्रयोग के साथ काम होता है उसे बोलते हैं इनोवेशन, कुछ नया ट्राई करना। और इनोवेशन जो है बेसिकली इसके बेसिस पर ये जो इनोवेशन इंडेक्स रैंक जो है वो स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की तैयार होती है कि कौन से देश नवाचार कर रहे हैं, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं प्रगति करने के लिए, या सॉरी स्टेट मुझे बोलना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इनोवेशन इंडेक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया कर्नाटक जो है वो नंबर 1 पे है। कर्नाटक इज ऑन नंबर 1 पोजीशन। फिर आपसे पूछा जाए कि भैया सेकंड पे, तो आप बताओगे तेलंगाना, है ना, कर्नाटक के बाजू में ही पड़ता है तेलंगाना भी। हरियाणा थर्ड पर है और महाराष्ट्र जो है वो 4th पे है। ध्यान रखिए, कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा और महाराष्ट्र, है ना, ये जो है वो टॉप 4 स्टेट्स हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग। हालांकि आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, उनमें नंबर 1 पे है मणिपुर। नंबर 1 पे कौन है? मणिपुर। आप याद रखेंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों में इनोवेशन के मामले में मणिपुर नंबर 1 है। दूसरा कि यूनियन टेरिटरीज के मामले में जो है नंबर 1 पे कौन है? चंडीगढ़। ये जो है पहले से हाईलाइटेड है, चंडीगढ़ नंबर 1 पे है यूनियन टेरिटरीज में। और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनमें नंबर 1 पे इनोवेशन के मामले में मणिपुर है। ओवरऑल जो स्टेट्स हैं उनमें नंबर 1 कर्नाटक है, दूसरे नंबर पे तेलंगाना है, तीसरे नंबर पे हरियाणा है और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है। तो ये था हमारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। नवाचार और नए नए प्रयोग या काम करने के मामले में, नई नई तकनीक से काम करने के मामले में कर्नाटक जो है लगातार 3 साल से नंबर 1 है। आइए चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज है, लेकिन आप तो बोलेंगे कि महाराष्ट्र में तो अभी इलेक्शन है ही नहीं है, वहां तो अभी एक तरह से तख्ता पलट हुआ है ना, क्योंकि अभी हाल ही में एकनाथ शिंदे जो है वहां पर सीएम बने। तो ये क्या है खबर? तो भैया सुप्रीम कोर्ट जो है इसने क्या किया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बंथिया कमीशन जो है उसकी रिकमेंडेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली है। एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ बंथिया कमीशन, है ना। बंथिया कमीशन की जो रिकमेंडेशन है स्वीकार कर लिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि साहब ये बंथिया कमीशन जो है किससे रिलेटेड है? तो भैया सिंपल सी बात है कि ये जो बंथिया कमीशन है स्वीकार किया गया है तो ये रिलेटेड है पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर कैंडिडेट्स
बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस। अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब ओबीसी। जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनको इलेक्शन में या चुनाव में कितना परसेंट, 27% जो है बेसिकली आरक्षण दिया जाए, ऐसा जो है रिकमेंडेशन किसका था, बंथिया कमीशन का, और उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। एंड इट पेव्स द वे, है ना, फॉर द पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, है ना। यहां पर जो है बेसिकली इनको अब जो है लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन अभी होने वाले हैं स्टेट में, इसलिए यहां पर इसे बोला गया महाराष्ट्र इलेक्शन। बाकी आपको बता दूं कि यहां पर जो लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाले, लोकल बॉडीज इलेक्शन मतलब नगर पालिका के जो इलेक्शंस होने वाले हैं, उनमें अब जो है 27% आरक्षण के साथ चुनाव जो है होंगे। जो रुके हुए चुनाव हैं उन्हें फिर से कराने के आदेश जो है वो दिए गए हैं, है ना। सिंपल सी बात है। देखो यहां पर क्या लिखा, सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड द रिपोर्ट ऑफ बंथिया कमीशन विच इज रिलेटेड विद द 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी कैंडिडेट इन द इलेक्शन एंड सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन। महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन कमीशन को यह आदेश दिया है टू कंडक्ट दी स्टॉल्ड इलेक्शन एज पर द रिपोर्ट। मतलब यह कि जो रुके हुए इलेक्शन हैं, जो बाधित इलेक्शन हैं, उन्हें कंडक्ट कराने का आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो आपको याद रखना है बंथिया कमीशन के बारे में, विच इज रिलेटेड विद द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, है ना। 27% ओबीसी रिजर्वेशन फॉर द कैंडिडेट। अच्छा, द कैंडिडेट विल गेट 27% पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शंस इन द स्टेट। मतलब राज्य में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें इन्हें कितना जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा, तो इन्हें भैया 27% रिजर्वेशन हासिल होगा। ध्यान रखिए ओबीसी को। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगली जो है वो हमारा डिस्कशन क्या है, तो जी हाँ, ये वो डिस्कशन है जो पूरी दुनिया में हो रहा है और पूरे भारत में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। चाहे विवाद की वजह से हो, चाहे पॉपुलैरिटी की वजह से हो, चाहे उत्सुकता की वजह से हो, इसका डिस्कशन हर जगह हो रहा है। और आपको बता दूं कि हमने एक डिटेल वीडियो भी जो है अपलोड किया है द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर, कि कैसे वो एक झोपड़ी में रहने वाली महिला या बच्ची जो है, और वो जो है वो आदिवासी समाज से आने वाली और बहुत ही अभावों में जीने वाली, आज कैसे भारत के सबसे बड़े पद पर पहुंची है, शीर्ष पद पर पहुंची है, और ये लड़ाई उसने कैसे लड़ी और क्या क्या जो है सहा, ये सब वीडियो हमने जो है वो अपलोड किया है द्रौपदी मुर्मू के नाम से। आप द्रौपदी मुर्मू मैग्नेट ब्रेन सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो जरूर मिलेगा, तो जरूर देखिए उस वीडियो को। अभी बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू, द एनडीए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ये क्या है, तो भैया भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को बोला जाता है एनडीए, है ना। तो भैया एनडीए की जो है, एनडीए की उम्मीदवार थी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू जो है वो फाइनली जीत गई हैं। और उन्हें कितने परसेंट वोट मिले, तो 64.03 वोट्स जो है वो हासिल हुए हैं। तो आपको ये फिगर याद रखना होगा क्योंकि भैया इन्हें ये वोट मिले हैं और ऐतिहासिक जीत इन्होंने हासिल की है, 64.03% वोट। अच्छा, फिर इसके बाद शी बैग्ड अ टोटल 6,76,803 वोट्स, 6,76,803 वोट मिले हैं। जबकि उनके जो राइवल हैं, मतलब ये जो उनके प्रतिद्वंदी थे यशवंत सिन्हा, उन्हें मात्र 3,80,177 वोट मिले। मतलब ये कि आधे से भी ज्यादा का अंतर है। द्रौपदी मुर्मू ऑल्सो स्क्रिप्टेड हिस्ट्री टू बिकम द फर्स्ट ट्राइबल लीडर टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहली आदिवासी नेता है जिन्हें जो है भारत का प्रेसिडेंट चुना गया। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी नेता है जिन्हें भारत का जो है वो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति चुना गया। आपको बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो ऊपरबेड़ा गांव से है। कहां से है, ऊपरबेड़ा गांव से। और ये ऊपरबेड़ा गांव कहां पर है, ये मयूरभंज में है। और ये मयूरभंज कहां है, उड़ीसा में है। तो ये सब जो है वो आपको जानने को मिलेगा जब आप वो वीडियो ओपन करोगे। कौन सा वीडियो ओपन करोगे, जो मैंने आपको बताया हुआ है द्रौपदी मुर्मू के बारे में। आप मैग्नेट ब्रेन्स पे जरूर सर्च करें, द्रौपदी मुर्मू मैग्नेट ब्रेन्स, ऐसा करके आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो डेफिनेटली वो वीडियो सबसे पहले आ जाएगा। बहुत बहुत बधाई। ये द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो हमारे कौन से नंबर की प्रेसिडेंट बनी है, 15th प्रेसिडेंट बनी है। याद रखेंगे ये जो है वो 15th प्रेसिडेंट बनी है, 15वीं राष्ट्रपति इंडिया की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ सरोगेसी इन इंडिया। अब भैया सरोगेसी होता क्या है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि बेसिकली जब कोई दंपत्ति
जो संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं या उनकी संतान नहीं होती है, तो मेडिकल साइंस ने एक वरदान दिया हुआ है कि वो जो है वो अपना बच्चा किसी और की कोख में पाल सकते हैं। क्लियर है? और उसी को जो है आईवीएफ टेक्निक या जो है सेरोगेसी भी बोला जाता है। सेरोगेसी मतलब ये कि एक दूसरी महिला को इसके लिए हायर किया जाता है जिसकी कोख में जो है वो बच्चा पाला जाएगा। क्लियर है? तो महिला और पुरुष दोनों के भ्रूण जो है वो उसके गर्भ में प्रतिस्थापित करा दिए जाते हैं और वहां जो है बच्चा पलता है उस गर्भ में, और जब वो जन्म ले लेता है तो वो माँ बाप जिन्होंने उस महिला को हायर किया था उसे पैसे देते हैं और उसके बदले जो है कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उससे बच्चा ले लेते हैं। ये सेरोगेसी कहलाता है। ये किसी भी निसंतान माँ बाप के लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि वो जो है इसी जन्म में माँ बाप बन पाएंगे कम से कम। लेकिन The government of India has prohibited import of human embryos। मतलब यह कि सिंपल सी बात है कि मानव भ्रूण के आयात को भारत सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। मतलब यह कि सेरोगेसी जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित है, भ्रूण का इंपोर्ट जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हालांकि ऐसा क्यों किया है तो आपको बता दूं, इसके लिए 2 कानून बने 2021 में। सबसे पहले तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मतलब यह कि किसी की सहायता लेकर बच्चे को जन्म देने वाली जो है तकनीक है ना, किसी दूसरी महिला की सहायता लेकर बच्चे को जन्म देने वाली तकनीक, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 एंड सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 है ना। तो ये जो दोनों कानून हैं ये बेसिकली 2021 में आए और इसके तहत यह तय किया गया कि अब भारत में जो है बेसिकली जो भ्रूण का आयात है या सेरोगेसी जो है वो नहीं की जाएगी, और अगर ह्यूमन एम्ब्रियोज जो है वो अगर आएगा तो वो सिर्फ मेडिकल परीक्षण के पर्पस से आ सकेगा। मेडिकल परीक्षण मतलब यहां पर आप देख लो, यहां पर लिखा हुआ है रिसर्च पर्पस। अगर कोई अनुसंधान या रिसर्च का पर्पस है तो फिर इसे मंगाया जा सकता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। अदरवाइज पर्सनल अपना ही बच्चा जो है पैदा करने के लिए किसी और महिला को हायर करना अब भारत में जो है वो अपराध है और कानूनन जो है इस पर प्रतिबंध है। लेकिन मेडिकल पर्पस से, रिसर्च पर्पस से अगर ये मानव भ्रूण इंपोर्ट किए जा रहे हैं तो इस पर प्रतिबंध नहीं था फिर, है ना। मतलब रिसर्च वगैरह के लिए अलाउ था, लेकिन फाइनली अब वो भी जो है वो बंद हो गया, है ना। मतलब ये कि दिस वाज अनाउंस्ड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अनाउंस किया कि पूरी तरह से जो है वो इंपोर्ट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोज मतलब ये कि प्रोहिबिटेड है, मतलब इस पे प्रतिबंध लगा दिया। पहले सिर्फ रिसर्च पर्पस से आ सकता था, सरोगेसी का टेक्निक का प्रयोग कर सकते थे सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए, 2021 में अनाउंसमेंट हुआ। लेकिन रीसेंट अनाउंसमेंट के हिसाब से पूरी तरह से सरोगेसी पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप याद रखें कि जो सरोगेसी है वो तकनीक है जिसके जरिए किसी दूसरी महिला के गर्भ में बच्चा जो है वो प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसके लिए 2 एक्ट आप याद रखेंगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 और दूसरा सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, है ना। तो याद रखेंगे ये जो है वो अब इंडिया में बैन है सरोगेसी। मैंने एक्ट दोनों आपको बता दिए हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले सरोगेसी का एक और पॉइंट मुझे स्लाइड पर दिख रहा है, नेक्स्ट स्लाइड पे, कि सरोगेसी इज अ प्रैक्टिस वेयर अ वुमन गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड फॉर एन इंटेंडिंग कपल विद द इंटेंशन टू हैंड ओवर द चाइल्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ द कपल। मतलब ये सिंपल सी बात है कि सरोगेसी जो है वह प्रक्रिया है जिसमें एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है, और बच्चे को जन्म वो इसलिए देती है क्योंकि एक कपल या जो है एक जोड़ा, उसका उद्देश्य यह है कि वो महिला बच्चे को जन्म दे और उसके बाद फिर वो बच्चा उन्हें सौंप दे। ये कहलाती है सरोगेसी। इज दैट क्लियर, है ना। इसमें पति और पत्नी दोनों का भ्रूण जो है वो प्रतिस्थापित कर दिया जाता है उस महिला के गर्भ में, और जहां वो बच्चा जो है वो पलता है। ठीक है, तो ये सब जो है वो अब इंडिया में बैन है भाई, सब सरोगेसी बैन है। क्योंकि इसका मिसयूज भी, आप बोलोगे यार ये तो वरदान है सर, आप बोल रहे हो ये क्यों बैन किया गया। तो मिसयूज ये हुआ कि जो धनी लोग हैं, विदेशों से आने वाले लोग हैं, वो भारत में पैसों की कमी का फायदा उठाकर, लोगों के गरीब होने का फायदा उठाकर महिलाओं से ये काम करवाते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ऐसे गिरोह भी बना लिए हैं और जिसके जरिए लाखों रुपए जो है वो वसूले जाते हैं, और इससे महिलाओं की जिंदगी खतरे में डाली जाती है, उनकी हेल्थ जो है खतरे में डाली जाती है, और उनका भविष्य भी चौपट हो जाता है। तो ये सब देखते हुए फाइनली महिला को अब इससे आजाद कर दिया गया है। मतलब यह कि भारत में अब जो है सरोगेसी अपराध है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट,
ओके, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ देखते हैं, जंगल के बारे में जो है, वन्य जीवों के बारे में क्या बात हो रही है देखते हैं। एन एमओयू वाज साइंड बाय यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया भूपेंद्र यादव। हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं वो कौन है? भूपेंद्र यादव है, ध्यान रखेंगे। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ नामीबिया वो है नेतुम्बो नैंडी, है ना, नेतुम्बो नैंडी और भूपेंद्र यादव, है ना, वहां की जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हमारे के एनवायरमेंट मिनिस्टर, इन्होंने एक एमओयू किया। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्मृति समझौता। तो अब ये जो स्मृति समझौता किया है वो किस लिए किया है? तो ये समझौते की वजह से क्या होगा? इट पाव्स द वे फॉर रीइंट्रोडक्शन ऑफ 8 चीताज इन कूनो नेशनल पार्क। ध्यान रखिए, खबर पक्की है, पूरी दुनिया में फैला दो कि भैया मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अब नामीबिया से 8 चीते लाए जाएंगे, 8 चीताज इन कूनो नेशनल पार्क। क्लियर है? ये आप याद रखें, है ना, कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में लाए जा रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा किस देश से लाए जा रहे हैं, तो नामीबिया से लाए जा रहे हैं। आप रेडी रहिए, किस देश से लाए जा रहे हैं? नामीबिया से लाए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इंडिया विल ट्रेन नामीबिया। अच्छा, बदले में इंडिया क्या देगा? वो तो हमें चीता दे रहे हैं, हम उसके बदले में क्या दें? देखो, क्योंकि ये पैसे से बिकने वाली चीज तो है नहीं, है ना। ऐसे तो फिर पता चला कि जो देश जितना पैसा देगा उनको चीते उतने महंगे बेचे जाएंगे, तो ये तो स्मगलिंग हो जाएगी सीधी सीधी। तो ये पर्यावरण बचाने वाली बात है, जानवरों के संरक्षण वाली बात है, तो पैसे से लेन देन नहीं होता। इसके बदले हम क्या करेंगे? नामीबिया के जो कैंडिडेट हैं, नामीबिया कैंडिडेट्स, है ना, हम उनको क्या करेंगे? ट्रेन करेंगे। ट्रेन करेंगे मतलब उनको ट्रेनिंग देंगे। और किस चीज की ट्रेनिंग देंगे? वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कोर्सेज, मतलब वन्य जीव प्रबंधन या वन प्रबंधन जो है वो कोर्सेज हम उनको करवाएंगे, है ना, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये समझौता, नामीबिया जो है दोस्तों एक अफ्रीकी देश है। नामीबिया क्या है? अफ्रीकन कंट्री है, और नामीबिया ने भारत के साथ समझौता किया है। नामीबिया भारत को 7 चीते देगा जो कूनो नेशनल पार्क में रखे जाएंगे। हम अब उनको बसाना चाहते हैं भारत में, कूनो नेशनल पार्क में। और उसके साथ साथ में भैया अगला क्या है कि दूसरी चीज कि इसके बदले भारत जो है वो नामीबिया के स्टूडेंट्स को फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वन प्रबंधन जो है वो सिखाएगा, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट जो है वो सिखाएगा। क्लियर है? तो ये जो है वो न्यूज थी, काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, आप ध्यान रखेंगे। ये जो है वो फॉरेन मिनिस्टर है नामीबिया की, नाम है नेटुम्बो नैंडी। ये नेटुम्बो नैंडी है और ये भूपेंद्र यादव भाई साहब है, और दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है, ये एग्रीमेंट हुआ है। अगली बात करें भैया नेशनल फ्लैग डे, मतलब कि राष्ट्रीय झंडा दिवस। नेशनल फ्लैग डे के बारे में क्या बात हो रही है? फ्लैग की बात तो हो ही रही है, क्योंकि आने वाला है 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस। हर बार हमें जोश भर के जाने वाला स्वतंत्रता दिवस अब आ रहा है, तो भैया फ्लैग डे की भी बात कर लेते हैं। नेशनल फ्लैग डे 22 जुलाई, 22 जुलाई को हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय झंडा दिवस या नेशनल फ्लैग डे। नेशनल फ्लैग डे कब मनाया जाता है? 22 July. On the same day in the year 1947, the Constituent Assembly of India adopted the national flag. मतलब ये कि संविधान सभा ने अडॉप्ट किया किसको? नेशनल फ्लैग को 1947 में, है ना। 1947 में, 1947 में संविधान सभा ने तिरंगे को जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था, और इसी दिन की याद में हम लोग 22 जुलाई को, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था संविधान ने तिरंगे को अपने राष्ट्रीय ध्वज या नेशनल फ्लैग के रूप में, इसीलिए हम जो है 22 जुलाई को क्या मनाते हैं? नेशनल फ्लैग डे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। When the members of the Indian Constituent Assembly met in the Constitution Hall in Delhi on July 22, 1947, the first thing the assembly discussed was a motion by Jawahar Nehru टू अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग फॉर द फ्री इंडिया। मतलब 22 जुलाई को जो है, जो वहां पर बेसिकली कार्रवाई हुई, असेंबली बैठी, संविधान सभा बैठी, और वहां पर जो है जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर हमने इस तिरंगे को जो है वो नेशनल फ्लैग के रूप में अडॉप्ट कर लिया। इसलिए हर साल 22 जनवरी को फ्रेंड्स मनाया जाता है नेशनल फ्लैग डे या राष्ट्रीय झंडा दिवस। आ रहा है 15 अगस्त, हो जाइए तैयार, क्योंकि देशभक्ति की धुनें चारों तरफ सुनने को मिलेंगी, गूंजेंगी। अगली खबर है इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो।
अब स्पेस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो क्या है इसरो का, तो भैया इसरो का 3 दिन का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो जो है वो बेंगलुरु में आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। ये आप जो है वो अच्छे से याद रख सकते हैं। अच्छा, इसमें प्रदर्शनी जो है लगाई गई, आज तक के इसरो के जो उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनके बारे में बताया गया। इट इंक्लूड्स मॉडल प्लेन मेकिंग वर्कशॉप, मतलब ये कि छोटे छोटे प्लेन जो है, मॉडल प्लेन बनाने की जो है वर्कशॉप भी जो है वो लगाई गई। टू इंटरेक्टिव मॉडल्स ऑफ सैटेलाइट, मतलब ये कि सैटेलाइट्स के मॉडल भी जो है वो बनाए गए, वो भी करवाया गया। एंड मूवी अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, मतलब ये कि हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों का इतिहास, ये उस पर एक मूवी भी जो है यहां पर बेसिकली प्रदर्शित की गई। तो 3 आपको याद रखना है। सबसे पहला तो कि भैया प्लेन मॉडल वगैरह बनाना सिखाया गया। दूसरा, हमारे जो स्पेस प्रोग्राम का इतिहास है वो क्या रहा। दूसरा, सैटेलाइट के मॉडल्स वगैरह भी बनाए गए। तो ये सब कब आयोजित हुआ? ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो में आयोजित हुआ, जो कि बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज हो रहा है। इट इज बीइंग हेल्ड एट जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटोरियम इन बेंगलुरु। आपसे पूछा जाएगा कि भैया ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो कहां आयोजित किया गया, तो आप बताओगे कि भैया ये आयोजित किया गया आपका कहां? जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटोरियम, बेंगलुरु। द एक्सपो कमेमोरेटेड इंडियन अचीवमेंट इन स्पेस हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। ये जो आयोजन है ये इसरो के अभी तक की उपलब्धियों के बारे में बता रहा है, और ये जो आयोजन है वो आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। क्लियर है? क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव क्या है? क्योंकि हमें इस साल भारत की स्वतंत्रता के जो है वो कितने 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो इस वजह से ह्यूमन फ्लाइट एक्सपो, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो आयोजित किया गया बेंगलुरु में, क्योंकि आने वाले समय में भारत भी जो है वो इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने का प्लान बना रहा है। तो कहीं ना कहीं विजन को लेके ये मीटिंग धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, दोस्तों वय का मतलब होता है वृद्ध, वय का मतलब क्या होता है? वृद्ध। वय वंदना मतलब पूजा, है ना? तो वृद्धों की पूजा भैया कैसे? तो सिंपल बात यह है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो लॉन्च की गई थी 4 मई 2017, क्या 4 मई 2017, अंडर द स्कीम सीनियर सिटीजन्स, ये किसके लिए है योजना? सीनियर सिटीजन्स के लिए है। अबव द एज ऑफ 60, above the age of 60 make a lump sum investment and can monthly or yearly pension, मतलब कुल मिला के सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन का प्लान है। यहां पर जो है उन्हें क्या करना पड़ेगा? बेसिकली लमसम अमाउंट इकट्ठा पे करना पड़ेगा। मान लो किसी बुजुर्ग के पास 10 लाख है, 5 लाख है, 8 लाख है, 20 लाख है, जितना भी है, पर वो भविष्य अपना सुरक्षित करना चाहता है, तो एक तरीका यह है कि भैया यहां पर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में आप मैक्सिमम अधिकतम 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। और ये जो 15 लाख रुपए आप जमा करोगे, इसके बाद फिर क्या होगा? 60 साल के बाद हर महीने आपको एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो सैलरी मिलने लगेगा, जब तक आप जिंदा रहेंगे। आपने दिया कितना है? सिर्फ 15 लाख, है ना? लेकिन आपको जो पेंशन मिलेगी वो तब तक रहेगी जब तक आप जिंदा रहेंगे। तो ये जो है वो एक बढ़िया फैसला है। अच्छा, अब न्यूज क्या आई है वो मैं आपको बता देता हूं। वो न्यूज अभी समझिए। दिस स्कीम रिसेंटली कंप्लीटेड 5 years सिंस इट्स लॉन्च, मतलब ये कि ये लॉन्च हुई थी 4 मई 2017 को, और इस साल जो है वो चल रहा है भैया 2022। तो मतलब 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस साल 4 मई 2022 को 5 साल पूरे हो गए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को। और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस है या लेटेस्ट जो है वो न्यूज मैं आपको बताऊं, वो ये है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का जो टारगेट है ना, वो बढ़ा दिया गया है, और वो कर दिया गया है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की जो डेट है, ताकि लोग अप्लाई कर सके। अभी तक जो है ये बेसिकली 31 जुलाई ही थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया। मतलब लोग 31 मार्च 2023 तक इस योजना के लिए अप्लाई कर सकेंगे। द अमेंडमेंट इन 2020 अलाउड एन एश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स, मतलब ये कि बेसिकली 2020 में जो एक समझौता हुआ था, संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत अब जो है इस पर एश्योर्ड जो है वो इतना इंटरेस्ट तो मिलता ही है 7.4%।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो भाई वृद्ध है, सिंपल सी बात है, इसलिए उन्हें ज्यादा ब्याज दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत इंटरेस्ट कितना चल रहा है अभी? 7.4% पर एनम फॉर द ईयर 2020-21 ये डिसाइड हुआ था, लेकिन दोस्तों बता दूं कि अभी भी कितना चल रहा है? 7.4% ही चल रहा है। क्लियर है? हालांकि बात ये हुई थी कि हर साल जो है ये रीसेट होगा, चेंज होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है इतना ही है ना, ये 7.4% ही है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और एनुअल जो रिटर्न है उस पर मिल रहा है या इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 7.4% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट जितना आपने जमा किया है। इज दैट क्लियर? चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी न्यूज की तरफ। ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ इंडिया बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, मतलब ये कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फिलीपींस मनीला में जिसका हेड ऑफिस है ना, मेंडलियान जो है वो जगह है जहां पर इसका हेड ऑफिस है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एशियन डेवलपमेंट बैंक कट इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया, मतलब कुल मिला के भारत के केस में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो विकास दर का अंदाजा लगाया था उसे अब घटा दिया है। पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक को लगता था कि हमारी जो ग्रोथ रेट होगी वो 7.5% होगी, हम 7.5% का ग्रोथ रेट हासिल करेंगे, ऐसा जो है वो बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के बारे में कहा था। लेकिन हाल ही की बढ़ती हुई महंगाई ने और आरबीआई के द्वारा बढ़ाए गए ब्याज दरों की वजह से अब जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को लगता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, कि भारत की जो ग्रोथ है वो अगले साल मतलब 2022-23 में 7.5% ना रह के 7.2% रह जाएगी। इज इट क्लियर? तो देखते हैं कि महंगाई का आंकड़ा अब क्या कहता है वो देखते हैं। तो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये कहा है कि आने वाले टाइम में, पहले उसका मानना था कि जो ग्रोथ रेट जो महंगाई का जो आंकड़ा था है ना, वो बेसिकली वो 5.8% रहने वाला था, है ना। उसने कहा था कि आने वाले टाइम में मतलब फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2023 के लिए जो महंगाई का आंकड़ा था वो 5.8% का अंदाजा लगाया था। किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा था कि वित्त वर्ष 2023 में हमारी महंगाई जो है वो 5.8% रहेगी। लेकिन अब उसका कहना है कि जो महंगाई का जो रेट है वो 6.7% रहेगा, मतलब महंगाई के आंकड़े बढ़ गए और ग्रोथ के आंकड़े कम हो गए। अच्छा, उसके बाद फिर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए जीडीपी का आंकड़ा क्या कहता है? तो पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक को लगता था कि 8% ग्रोथ होगी, लेकिन अभी बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लग रहा है कि 2023-24 में जो ग्रोथ रेट होगी वो कितनी होगी? 7.8%। तो आपको क्या फिगर याद करना है कि फिलहाल अभी आंकड़े क्या है? तो इस साल के लिए 7.2 लगता है एशियन डेवलपमेंट बैंक को। क्लियर है? अभी लगता है 7.2, पहले लगता था 7.5, तो अभी 7.2 आपको याद रखना है। और 2023-24 के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक को भारत की विकास दर का आंकड़ा जो है वो कितना लगता था? तो उसे लगता था कि 8% ग्रोथ रेट होगी 2023-24 में, लेकिन अब उसे लगता है कि महंगाई और हालात को देख के लगता है कि हमारी जो ग्रोथ रेट 8% ना होके 7.8% रहेगी, है ना। तो दोस्तों याद रखेंगे, कुल मिला के इस पूरी स्लाइड का कंक्लूजन ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के विकास दर का अनुमान 2022-23 के लिए जो है वो घटा दिया है। पहले उसे लगता था कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 7.5% रहेगी, लेकिन अब उसे लगता है कि नहीं, 7.5 नहीं 7.2% रहेगी। उसने अपना अनुमान घटा दिया। 2023-24 के लिए, 23-24 के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक को लगता था कि हमारी ग्रोथ रेट 8% रहेगी, लेकिन अब वो लगता है उसे कि नहीं, महंगाई ज्यादा है, माहौल जो है थोड़ा सा अब मार्केट फ्रेंडली नहीं है, और ये ग्रोथ रेट 7.8% रहेगी। अब 8 नहीं रहेगी, 7.8 रहेगी, मतलब 0.2 को भी कम कर दिया। और महंगाई का आंकड़ा बढ़ गया। पहले लगता था कि महंगाई जो है वो 5.8% रहेगी 2023 में, फाइनेंशियल ईयर 2023 में, और अभी जो है उसको लगता है कि पहले उसे लगता था 5.8 रहेगा और अभी उसे लगता है कि 6.7% रहेगा। तो ये आंकड़े आपको याद रखना है, ध्यान रखिए। चलिए आगे बात करते हैं डिजीवाणी। अब भैया डिजीवाणी क्या है? तो डिजीवाणी जो है एक कॉल सेंटर है, और ये डिजीवाणी कॉल सेंटर किसने ओपन किया फ्रेंड्स? तो आपको बता दूं, डिजीवाणी कॉल सेंटर ये नेस्कॉम ने ओपन किया है। किसने ओपन किया है? नेस्कॉम ने। अच्छा, ये जो नेस्कॉम है ये नेशनल सॉफ्टवेयर एंड सर्विस जो है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है,
ये फाउंडेशन है और इसने महिलाओं के लिए गूगल के साथ मिलकर, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, है ना, ये जो है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है और इसने डिजीवाणी नाम का एक कॉल सेंटर ओपन किया है, डिजीवाणी नाम का कॉल सेंटर ओपन किया है। इट हैज बीन सेट अप इन कोलैबोरेशन विद नॉन प्रॉफिट इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स, है ना, सिंपल सी बात आप याद रखें, किसके साथ में कोलैबोरेशन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स, है ना, जो खेती से संबंधित बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो है ISAP, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स। इसके साथ में टाई अप हुआ है नेस्कॉम का और उसने मिलकर डिजीवाणी कॉल सेंटर शुरू किया है इन कोलैबोरेशन विद गूगल, गूगल के साथ मिलकर। द प्रोजेक्ट हैज बीन फंडेड बाय गूगल, ये प्रोजेक्ट है उसको फंडिंग कहां से आ रही, पैसा कहां से आ रहा है, गूगल से आ रहा है। The project is run on a pilot basis to initially reach out 20,000 rural women, मतलब ये कि बेसिकली 20,000 महिलाओं तक जो है वो बेसिकली ये योजना पहुंचेगी। आपको बता दूं ये डिजीवाणी कॉल सेंटर है किसके लिए, तो ये जो है वो विमेन फार्मर्स के लिए है, महिला किसानों के लिए। महिला किसान जो है जब वो खेती करेंगी तो उन्हें अगर कोई समस्या होती है तो डिजीवाणी कॉल सेंटर पर उन्हें मदद दी जाएगी, कृषि की तकनीकों के बारे में समझाएगा, किसी की समस्याओं के बारे में उनके समाधान जो है उन्हें दिए जाएंगे। तो महिला जो भी किसान हैं, विमेन फार्मर्स हैं, उनके लिए जो कॉल सेंटर शुरू हुआ है उसका नाम है डिजीवाणी। नेस्कॉम ने इसे शुरू किया है और ISAP, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर, और इस प्रोजेक्ट की फंडिंग की है, पैसा लगाया इसमें गूगल ने, क्लियर है। और इसके तहत सबसे पहले 20,000 महिलाओं को इसका फायदा देने का जो है वो प्लान बनाया गया है और यह भी तय किया गया है कि इन 20,000 महिलाएं ये जो है वो कहां की होंगी, तो 6 स्टेट्स में शुरू में लागू किया गया है। हिमाचल प्रदेश आपको याद रहेगा, उत्तराखंड आपको याद रहेगा, उत्तर प्रदेश आपको याद रहेगा, बिहार, हरियाणा और राजस्थान। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, हरियाणा और राजस्थान। तो बेसिकली ये कितने स्टेट हो गए, 6, है ना, 2 ये और 2 ये, 6 स्टेट्स में है ये डिजीवाणी कॉल सेंटर शुरू किया गया है। चलिए तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मंकी पॉक्स आउटब्रेक, अब ये मंकी पॉक्स आउटब्रेक के बारे में बात क्या करनी है तो देखते हैं क्या खबर है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड द ग्लोबल मंकी पॉक्स आउटब्रेक अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, मतलब ये कि मंकी पॉक्स के आउटब्रेक को या मंकी पॉक्स को जो है वो क्या डिक्लेयर कर दिया गया है, इसे घोषित किया गया है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। समझ रहे हैं, मतलब अंतरराष्ट्रीय पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इसे घोषित कर दिया गया मंकी पॉक्स को। दिस क्लासिफिकेशन इज 1 स्टेप बिलो दैट ऑफ अ पेंडेमिक, मतलब महामारी घोषित होने से पहले की कंडीशन है ये, मतलब 1 स्टेप पहले है, मतलब इससे भी ज्यादा अगर मंकी पॉक्स बढ़ा तो उसे महामारी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर WHO says the expanding monkeypox outbreak in over 70 countries is now qualified as global emergency। मतलब ये कि सिंपल सी बात ये है कि WHO का कहना ये है कि मंकी पॉक्स का जो आउटब्रेक है वो 70 से ज्यादा देशों में जो है वो ग्लोबल इमरजेंसी के तौर पर जो है यहां पर फैल रहा है और यहां पर वैश्विक जो है आपातकाल लागू कर दिया गया है। एग्जैक्टली 70 देशों में उसी लेवल पर जो है इसका आउटब्रेक हो रहा है, ये फैलाव हो रहा है मंकी पॉक्स का, है ना। टेड्रोस एडोनिम जो है वो WHO के हेड हैं जिन्होंने ये डिस्कशन किया है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। टेड्रोस एडोनिम ये भाई साहब जो है, टेड्रोस एडोनिम जो है ये WHO के हेड है, आप नाम इनका याद रखेंगे, टेड्रोस एडोनिम, है ना। चलिए आगे बढ़ते। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, नीरज चोपड़ा का आप नाम देख रहे हैं, तो भैया वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा जो है वो भारत के पहले एथलीट बन गए हैं या पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है ना इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा स्क्रिप्टेड अनदर हिस्ट्री as he become the only second Indian and to win a medal in the world championship, है ना। वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसी भी
ट्रैक इवेंट में, है ना, यह ध्यान रखिए कि ट्रैक वाले इवेंट में जो है मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं, नाम है नीरज चोपड़ा भाई साहब। ही इज ऑल्सो फर्स्ट मेल ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, ये मेल फर्स्ट है, मतलब इससे पहले ये जो है मेडल जीता है वो अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता। किसने जीता है? लेजेंडरी लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज was the first Indian to win a medal। इन्हें भी जो है मेडल मिला था अंजू बॉबी जॉर्ज को, लेकिन इन्हें लॉन्ग जंप में मिला था, है ना, वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और नीरज चोपड़ा को जो है सिल्वर मेडल मिला है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और नीरज चोपड़ा क्या कौन सा गेम खेलते हैं तो आपको पता है, ये बेसिकली जेवलिन थ्रोअर है, मतलब जेवलिन थ्रो, भाला फेंक के जो है वो खिलाड़ी हैं, एथलीट है। और अंजू बॉबी जॉर्ज जिन्हें पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल मिला था वो लॉन्ग जंपर थी, है ना, अभी भी है लेकिन अब खेलती नहीं है ना। नीरज चोपड़ा के बारे में अगर बात की जाए तो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में, सिल्वर मेडल जेवलिन थ्रो में। और उनका जो थ्रो रहा वो कितना रहा, ये नंबर जरूर याद रखिएगा, 88.13 मीटर, 88.13 मीटर का जो है थ्रो फेंका गया। डिफेंडिंग चैंपियन एंडरसन पीटर्स ऑफ ग्रेनाडा वॉन गोल्ड मेडल अ थ्रो ऑफ 90.54 मीटर, मतलब 90.54 मीटर का थ्रो लगाकर जो चैंपियन पहले भी रह चुके हैं एंडरसन पीटर ने 90 मीटर का जो है वो भाला फेंका 90.54 का, और उन्हें क्या मिला है? गोल्ड। और 88.13 मीटर का भाला फेंकने के बाद सिल्वर मेडल मिला है किसको? नीरज चोपड़ा को, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। 68th नेशनल अवार्ड, मतलब 68वें नेशनल फिल्म पुरस्कार, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है, तो ये दो अभिनेता आपको दिख रहे हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल विनर्स ऑफ 68th नेशनल फिल्म अवार्ड वर अनाउंस इन न्यू दिल्ली, मतलब नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही बनता है कि बताइए ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड इस बार अनाउंस हुए ये कौन से नंबर के थे, तो आपको बताना है 68th नेशनल फिल्म अवार्ड थे ये। द प्रेस्टिजियस अवार्ड आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, मतलब ये कि सिंपल सी बात है, ये जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, उनके द्वारा जो है ये एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं। दिस ईयर द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड वाज गिवन टू तमिल फिल्म सूराराई पोट्रू जो है ये बेस्ट फिल्म है, बेस्ट फीचर फिल्म है सूराराई पोट्रू, आप याद रखेंगे। वाइल इट्स एक्टर सूर्या, है ना, उनको जो है, और अर्पणा बाला मुरली जो है वो, उन्होंने जो है 2 अवार्ड जीते हैं, अर्पणा बाला मुरली और दूसरा सूर्या, इन दोनों को ही जो है इसमें अवार्ड मिला। सूर्या को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ये आप याद रखेंगे। मूवी का नाम याद रख लीजिए, सूराराई पोट्रू को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 68 नेशनल फिल्म अवार्ड में। और सूर्या भाई साहब जो हैं वो उसमें मूवी में मेल लीड रोल जो है ने प्ले किया और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। अजय देवगन को भी सूर्या के साथ में ये अवार्ड शेयर करना पड़ा, क्योंकि अजय देवगन ने भी जो है बेसिकली तानाजी में बहुत अच्छा काम किया है, तो अजय देवगन को तानाजी में काम करने के लिए और सूर्या भाई साहब को जो है वो, मूवी का नाम मैं आपको बता देता हूं, सूराराई पोट्रू में काम करने के लिए जो है अवार्ड मिला है। तो ध्यान रखिए, सूराराई पोट्रू और तानाजी दोनों के फिल्म एक्टर सूर्या और अजय देवगन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है साझेदारी में, मतलब ज्वाइंटली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर द मलयालम मूवी अय्यप्पम कोशियाम, है ना, तो ये अय्यप्पनम कोशियाम जो है मलयालम मूवी है, इसको जो है बहुत सारे अवार्ड मिले इंक्लूडिंग बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, है ना। और इसके जो डायरेक्टर है वो कौन है, तो भैया के.आर. सच्चिदानंद जो है, इनको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। और मूवी का नाम क्या है, अय्यप्पनम कोशियम। अय्यप्पनम कोशियम जो है ये बेसिकली मूवी का नाम है, इसके डायरेक्टर हैं के सच्चिदानंदन। और आपको बता दूं कि इन्हें जो है प्यार से सच्ची भी बोला जाता है, तो कहीं अगर सच्ची ऑप्शन में लिखे तो आप जरूर बताइएगा। बेस्ट डायरेक्टर है इस साल के, इनकी मूवी है अय्यप्पन कोशियम। और ये कौन सी मूवी है, मलयालम मूवी है, ध्यान रखिएगा ये मलयालम मूवी है, क्लियर है। और आपसे पूछा जाए सूराराई जो है वो कौन सी मूवी है, तो तमिल फिल्म है,
ये तमिल फिल्म है। आपसे पूछा जाएगा कौन सी भाषा की फिल्म है। इस बार बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है सूरारई पोत्रू को, और ये किस भाषा की फिल्म है, तो आप बोलेंगे तमिल फिल्म है। और फिर आपसे पूछा जाएगा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो बेसिकली अय्यप्पम कोशियाम को मिला है, तो ये कौन सी भाषा की मूवी है, तो ये मलयालम मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है KR सच्चिदानंद ने, और जिन्हें सची भी कहा जाता है। क्लियर है। अजय देवगन को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, तो आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट खबर पर जो है रुख करते हैं अपना। EFIR सिस्टम इन गांधीनगर, मतलब ये कि भैया अमित शाह जो होम मिनिस्टर साहब हैं, है ना, जो गृह मंत्री साहब हैं अमित शाह, इन्होंने लॉन्च किया है क्या, EFIR सिस्टम। और कहां लॉन्च किया है, गुजरात में लॉन्च किया है EFIR सिस्टम, पुलिस इन गांधीनगर, है ना। मतलब ये कि सिंपल सी बात है कि गुजरात पुलिस ने गांधीनगर में जो है EFIR सिस्टम शुरू किया, और उसको उद्घाटन किसने किया, लॉन्च किसने किया, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। क्लियर है। द सिस्टम विल इनेबल द सिटीजन्स टू फाइल एन FIR ऑनलाइन। मतलब ये कि सिंपल सी बात है, ये जो सिस्टम है वो लोगों को एक सुविधा देगा कि वो जो FIR फाइल कर सकते हैं वो भी क्या, ऑनलाइन। EFIR जो है वो फाइल किया जा सकता है, फाइल एन FIR ऑनलाइन। ठीक है। Without visiting police station, all important services of Gujarat Police will be made available online। मतलब ये कि गुजरात पुलिस की जितनी भी महत्वपूर्ण सेवाएं हैं वो सब की सब अब जो है ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी। Within 48 hours the registering the FIR, the police will contact the complaint directly। मतलब ये कि यहां पर सिंपल सी बात है कि भैया जिसने भी कंप्लेंट जो है वो डाली है या कंप्लेंट की है, उससे 48 घंटे के अंदर पुलिस खुद कांटेक्ट करेगी यहां पर EFIR डालने के बाद। क्लियर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस राज्य में ऐसा किया है, तो इससे पहले मुझे याद आ रहा है कि पुष्कर धामी का स्टेट, मतलब पुष्कर धामी जहां के CM है उत्तराखंड, वहां पर भी EFIR शुरू हुआ है, और गुजरात में भी जो है EFIR जो इलेक्ट्रॉनिक FIR शुरू हुआ है। घर बैठे आप जो है पुलिस स्टेशन में FIR लिखा सकते हो विदाउट विजिटिंग पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हर घर जल डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP, है ना। हर घर जल जो है मतलब ये कि हर घर में जल का जो है वो लक्ष्य बेसिकली मध्य प्रदेश के एक जिले में पूरा हुआ है, और इस जिले का नाम है बुरहानपुर। कौन सा जिला है, बुरहानपुर जिला। ध्यान रखिए, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट। हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट मतलब इसके हर घर में पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर, पाइप के द्वारा जल पहुंच चुका है, ये आप याद रखेंगे। आफ्टर द लॉन्च ऑफ जल जीवन मिशन इन 2019, मतलब ये कि जल जीवन मिशन जो लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था, 2019 में लॉन्च हुआ था, आप याद रखना। जल जीवन मिशन इन 2019, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स, पानी समितिज एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ऑफ बुरहानपुर टुक एफर्ट्स, मतलब कुल मिला के सभी ने मिलकर जो है बुरहानपुर में बहुत सारे प्रयास किए, एफर्ट्स लिए टू अचीव फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन टू ऑल। मतलब ये कि बेसिकली यहां पर कितने लोगों को जो है वो टैप वाटर मतलब नल से पानी की जो है वो व्यवस्था की गई, तो 1,01,905 रूरल हाउस होल्ड्स, मतलब 1,01,0905 घरों में जो है रूरल हाउस होल्ड्स में पानी की सप्लाई जो है वो दी गई है विद इन अ स्पान ऑफ 34 मंथ्स, मतलब 34 महीनों में किया गया है। तो देश का पहला जल जीवन बेसिकली या हर घर जल, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल सर्टिफाइड जो है वो जिला कौन सा बना है, बुरहानपुर। ये बड़ी न्यूज है। अच्छा, दूसरी बात ये कि भैया जल जीवन मिशन का जो टारगेट है पूरा वो कब का है, 2024 का। मतलब भारत के हर घर में पीने का पानी पहुंचाने की जो अंतिम तारीख रखी गई है वो कितनी रखी गई है, तो अंतिम तारीख रखी गई भाई साहब 2024, मतलब अंतिम जो ईयर है 2024 से 2024 तक हर घर में नल के जरिए जो है भारत में पानी पहुंचेगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। तो कुल मिला के स्लाइड का कंक्लूजन अगर आपके बताऊं तो भैया मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल सर्टिफाइड देश का पहला जिला जो है वो बन गया है। ठीक है, देश में, कंट्री में, है ना। और उसके बाद फिर जल जीवन मिशन की लॉन्चिंग हुई थी, शुरुआत कब हुई थी, 2019 में। एक कनेक्शन जो है पॉइंट आपको ये याद रखना है। और दूसरी बात ये कि जल जीवन मिशन पूरे भारत में कब पूरा होगा, तो 2024 का इसका टारगेट रखा गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इंडियाज बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022। बायो इकोनॉमी मतलब ये कि भैया जैव अर्थव्यवस्था, है ना।
मतलब ये कि जितनी भी बायो थिंग्स होती हैं जिनका जैव से या जीवित चीजों से संबंध होता है, पेड़ पौधे होते हैं, है ना, फूड्स वगैरह, खाना वगैरह होता है, फसलें होती हैं, जंगल होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो सब। तो बायो इकोनॉमी जो है बेसिकली वो रिपोर्ट आई है 2022 की, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिलीज इंडियाज बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022। तो सिंपल सी बात, सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं वो कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कौन सी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की है? तो भैया रिलीज की है इंडियाज बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022। इसके हिसाब से हमारी जो बायो इकोनॉमी है ना, इंडिया की बायो इकोनॉमी ये पहुंच गई है 80 बिलियन डॉलर, 80 बिलियन डॉलर पर ये बायो इकोनॉमी हमारी पहुंच गई है। अच्छा, उसके बाद फिर बात करें 2021 में पहुंची है ना, विद ग्रोथ रेट इनका कितना है? 14.1%। मतलब पहले के कंपैरिजन में बायो इकोनॉमी कितनी बड़ी है? 14.1% बड़ी है। जैव अर्थव्यवस्था 14.1% बड़ी है ना 2020 की तुलना में। उसके बाद फिर इट इज लाइकली टू टच 150 बिलियन डॉलर बाय 2025। मतलब हमारी बायो इकोनॉमी या जैव अर्थव्यवस्था जो है, फसलों का उत्पादन हो या मीट प्रोडक्शन हो या और बहुत सारी चीजें, तो जितना भी जैव उत्पादन है हमारा, ये जो है वो 2025 तक जो है बेसिकली 150 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा और 2030 तक ये 300 बिलियन डॉलर पहुंचने की संभावना है। तो दोस्तों ये तीनों डेटा आपको याद रखने पड़ेंगे कि अभी फिलहाल जो है वो कितना है? 80 बिलियन डॉलर है 2021 में, 2025 में 150 हो जाएगा और 2030 में 300 बिलियन डॉलर जो है हमारी बायो इकोनॉमी की जो है वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऑल्सो लॉन्च द स्पेशल बायोटेक इग्निशन ग्रांट कॉल फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, है ना। देखो क्या पर नाम है यहां पर, बायोटेक इग्निशन ग्रांट कॉल फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसे लॉन्च किया जिसे बोला जा रहा है बिग नीर, है ना, विद अ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ ₹50 लाख। 50 लाख का जो है फाइनेंशियल सपोर्ट बेसिकली यहां पर दिया जा रहा है ईच टू 50 स्टार्टअप्स, 25 स्टार्टअप्स, मतलब 25 जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें 50 लाख रुपए की ईच को, मतलब हर एक स्टार्टअप को 50 लाख रुपए की मदद यहां पर दी जाएगी, है ना। और एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन टू डेवलप बायोटेक सॉल्यूशंस। जो भी बायोटेक सॉल्यूशंस जो है वो निकाले जा रहे हैं या जैविक तकनीकें जो हैं जिन पर रिसर्च ऐसी कंपनियां करती हैं, वो ऐसे स्टार्टअप हैं, तो हर स्टार्टअप को जो है वो 50 लाख रुपए की जो है सहायता, कुल कितने? 25 स्टार्टअप को 50 लाख रुपए तक की सहायता जो है वो दी जाएगी, इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो दिया जाएगा। तो ये बायो इकोनॉमी के बारे में जो अनाउंसमेंट किए हैं वो मिस्टर जितेंद्र सिंह ने जो है वो किए हैं, जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, आधार, है ना, फेस रीड। आपको बता दूं कि आधार जो कि 2009 में आया था, आधार कब आया था? 2009 में। आधार 2009 में आया था, 2009 में लॉन्च हुआ था। और आधार बनाता कौन है? UIDAI। UIDAI बोले तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भैया द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड आधार फेस रीड सिस्टम। अब ये आधार फेस रीड सिस्टम क्या होता है? ऐप टू इनेबल आधार कार्ड होल्डर्स टू ऑथेंटिकेट देयर यूनिक 12 डिजिट, है ना, आइडेंटिटी नंबर यूजिंग फेस। मतलब ये कि सिंपल सी बात है कि आपका फेस देखकर आपका आधार नंबर जो है वो मशीन को पता लग जाएगा। क्लियर है? अब अंगूठा प्रिंट करने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना, ये हिसाब किताब है। UIDAI enable आधार ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसीज टू कैप्चर आधार कार्ड होल्डर्स फेस फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस। मतलब ये कि सिंपल सी बात है, जो UIDAI है उसने जो है वो क्या किया है, एजेंसीज को ऐसा बोला है कि जैसे हम लोगों ने जब आधार बनवाए थे तो अपने रेटिना का इंप्रेशन दिया था, थंब इंप्रेशन और उंगलियों के इंप्रेशन दिए थे, ऐसे ही हमारा फेस भी अब रजिस्टर किया जाएगा, है ना, आधार में जो है अपडेट किया जाएगा। और उसके बाद फिर हम जब मशीन या कैमरे के सामने जाएंगे तो हमारा आधार नंबर अपने आप उसे पता लग जाएगा। क्लियर है? तो ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है भाई साहब, ऑथेंटिकेशन है ना। और यहां पर लास्ट में लिखा हुआ UIDAI वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2009। दोस्तों ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है ना, इसी की तरह एक और पेमेंट सिस्टम है फेस रीड वाला।
ये फेस रीड वाला पेमेंट सिस्टम लंदन में बस सर्विस में अभी चलता है। मतलब ये कि वहां बसेस में कंडक्टर अभी नहीं है, वहां पर व्यक्ति जो है जैसी बस में चढ़ता है कैमरा पर फेस रीड जो है इस तरह का टेक्नोलॉजी है, वो आपको पहचानता है। जैसे ही आप बस से उतर जाते हो वो किलोमीटर के हिसाब से आपके अकाउंट से पैसा काट लेता है। मतलब आपको कुछ नहीं करना। एग्जैक्टली। तो ये जो है वो भैया आधार फेस रीड इसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी है और वो जो है वो अब हमारे देश में लॉन्च होगी आधार के द्वारा, है ना। आधार फेस रीड, पहचाने की चेहरा। उसके बाद फिर पायलट प्रोजेक्ट फैमिली डॉक्टर। ये फैमिली डॉक्टर क्या पायलट प्रोजेक्ट है? तो आंध्र प्रदेश हैज सिलेक्टेड पद्मनाभम मंडल इन विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट टू इंप्लीमेंट फैमिली डॉक्टर। फैमिली डॉक्टर एक प्रोजेक्ट है ना, पायलट बेसिस पे शुरू हो रहा है और उसके लिए कहां पर आंध्र प्रदेश ने पद्मनाभन मंडल जो है वो चुना है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में चुना है? विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में। विशाखापट्टनम के पद्मनाभन मंडल में जो है वो हाल ही में फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने का निर्णय लिया गया। अंडर द स्कीम मेडिकल एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स या पर्सनल्स, जो भी जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित व्यक्ति होंगे, है ना, तो वो जो स्वास्थ्य पेशेवर हैं, मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल है, शुड विजिट आरोग्यश्री बेनिफिशियरीज। मतलब ये कि राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई आरोग्यश्री एक योजना है ना, आंध्र प्रदेश में। और आरोग्यश्री योजना के अंतर्गत जो भी बेनिफिशियरीज हैं जिनका इलाज सरकार की तरफ से हो रहा है, तो जब वो जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे, है ना, अ वीक आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हॉस्पिटल, ये जो व्यक्ति हैं मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं आपके घर आएंगे, आपसे मिलेंगे और पूछेंगे कहीं उस इलाज के बाद जो है या ट्रीटमेंट के बाद आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अभी कैसा फील कर रहे हो और आगे किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सब जो है बेसिकली बंदा एक हफ्ते बाद आपके घर पहुंचेगा। आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, है ना, और उसके बाद और कौन से आरोग्यश्री वाली योजना के अंतर्गत अगर आपने इलाज कराया और आप जैसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो एक हफ्ते के अंदर जो है या एक हफ्ते के बाद जो है डॉक्टर आपके पास आएंगे, हेल्थ प्रोफेशनल्स आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे कि भैया हेल्थ कैसी है आपकी। क्लियर है? तो ये जो है आपसे पूछा जाएगा। फैमिली डॉक्टर नाम का जो प्रोजेक्ट है सरकार ने शुरू किया है, वो किस प्रदेश में किया है? तो आप बताएंगे भैया आंध्र प्रदेश में इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है ना। और इसके लिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट को चुना है? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम में कौन सी जगह को चुना है? तो भैया पद्मनाभम मंडल को चुना है। क्लियर है? ये आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं वेंतियान मॉड्यूल। अब वेंतियान मॉड्यूल क्या है? तो चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है इट्स सेकेंड मॉड्यूल कॉल्ड वेंतियान, है ना। चाइना ने अंतरिक्ष के लिए या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए जो है बेसिकली वेंतियान मॉडल जो है वो लॉन्च किया है टू द तियांगोंग स्पेस स्टेशन रिसेंटली। अब ये तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए वेंतियान नाम का जो है मॉडल लॉन्च किया है चाइना ने। वेंतियान वाज लॉन्च्ड अबोर्ड अ लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। मतलब ये कि भैया लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की मदद से इसे लॉन्च किया गया। किसकी मदद से? लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की मदद से इसे लॉन्च किया गया। और कहां से लॉन्च किया गया? हेनान चाइना। जगह का नाम है हेनान चाइना। हेनान चाइना से लॉन्च किया गया। तो सिर्फ खबर इतनी सी है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपना जो है एक अलग से मॉड्यूल जो है वो भेजने जा रहा है चाइना, जिसका नाम है वेंतियान। और ये वेंतियान को किस रॉकेट की मदद से भेजा जा रहा है अंतरिक्ष में? तो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट की मदद से। और ये रॉकेट कहां से लॉन्च हुआ? तो भैया ये हाइनन चाइना से जो है हुआ है। और बेसिकली 13 घंटे के बाद करीब जो है ये स्पेस स्टेशन से जो है वो क्या किया गया? लॉन्च किया गया लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट, है ना, तियांगोंग स्पेस स्टेशन से। अच्छा, द मॉड्यूल कंटेन्स इक्विपमेंट दैट अलाउज द चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स एज ऑल्सो नोन एज ताइकोनॉट्स। आप याद रखेंगे जैसे अंतरिक्ष यात्री को अमेरिका में जैसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स, वैसे ही यहां चाइना में क्या बोलते हैं? ताइकोनॉट्स। तो ताइकोनॉट्स मतलब वहां के जो अंतरिक्ष यात्री हैं, है ना, उनको बेसिकली रिसर्च में हेल्प हो, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर पाए, वो सारा कुछ जो है इस मॉड्यूल में भेजा गया है। वेंतियान में वो सब चीजें रख के भेजी गई हैं जिससे कि वहां स्पेस में बेसिकली
चाइना के जो अंतरिक्ष यात्री हैं या ताइकोनॉट्स हैं वो स्पेस में बहुत सारी रिसर्च करें, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करें, ऐसा ये मॉड्यूल जो है वेंतियान बना के भेजा है। तो कुल मिला के इस पूरी स्लाइड का कंक्लूजन ये है कि चाइना ने वेंतियान नाम का एक मॉड्यूल तैयार किया है जो उसे अंतरिक्ष में भेजना है, और उसके लिए लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का उपयोग किया गया है, और हाइनन चाइना से जो है ये रॉकेट लॉन्च किया गया है ना। और यहां पर इसमें ये जो मॉड्यूल है इसमें वो सारी व्यवस्था है जिससे कि चाइना के जो ताइकोनॉट्स मतलब कि एस्ट्रोनॉट्स या अंतरिक्ष यात्री हैं वो ऊपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग परफॉर्म कर पाए। क्लियर है? तो आप याद रखेंगे। ओके, स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन है ना, ये जो है योजना क्या है न्यूज, तो वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले राजस्थान ने एक एग्रीमेंट किया, राजस्थान साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU साइन किया, किसके साथ में? तेलंगाना के साथ में। राजस्थान ने तेलंगाना के साथ में एक समझौता किया है, और वो किसके लिए किया है? स्त्री निधि कोऑपरेटिव फेडरेशन, स्त्री निधि कोऑपरेटिव फेडरेशन के लिए जो है समझौता किया है। द एम इज टू सेट अप द फर्स्ट ऑल वुमेन रन कोऑपरेटिव बैंक इन राजस्थान, मतलब महिलाओं के द्वारा चलाए जाने वाला पहला कोऑपरेटिव बैंक जो है वो राजस्थान में खोले जाने की कवायद हो रही है, ऑन द लाइंस ऑफ द स्त्री निधि मॉडल ऑफ तेलंगाना। मतलब ये कि राजस्थान में स्त्री निधि मॉडल है, ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक का मॉडल है, और ये कोऑपरेटिव बैंक का मॉडल जो है वो अब राजस्थान में इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये आप याद रखेंगे, है ना। अच्छा, राजस्थान में इसका नाम क्या होगा? राजस्थान महिला निधि। क्या नाम होगा? राजस्थान महिला निधि। क्लियर है? और ये एक तरह से कोऑपरेटिव बैंक होगा जो पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा रन किया जाएगा, और सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है ये बेसिकली मदद करेगा और लोन देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और 36th नेशनल गेम्स, मतलब ये कि 36वें राष्ट्रीय जो है वो खेल, आपको बता दूं काफी समय बाद इनका आयोजन हो रहा है। गुजरात हैज बीन अप्रूव्ड द होस्ट द 36th नेशनल गेम बिटवीन सितंबर 27 टू अक्टूबर 10, मतलब ये कि 27 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक गुजरात में जो है बेसिकली क्या होंगे? 36th नेशनल गेम्स होंगे गुजरात में, ये आप याद रखें। क्लियर है? द लास्ट एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन केरला इन 2015। जो लास्ट टाइम हुआ था वो कब हुआ था? केरला में 2015 में हुआ था, और अभी जो है वो गुजरात में हो रहा है। और कब से कब तक हो रहा है? 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक जो है ये नेशनल गेम्स हो रहे हैं, मतलब ये कि ऑलमोस्ट 6 से 7 साल बाद। अच्छा, उसके बाद फिर बात करें तो गिर लॉयन एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, है ना, ध्यान रखिए, गिर के शेर, गिर लॉयन, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विद सरदार वल्लभ भाई पटेल आर सीन इन द लोगो। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लोगो में, सॉरी, जो इनका जो मेडल है, मेडल का जो लोगो है, लोगो में जो है दो चीजें रहेंगी, एक तो गिर के लॉयन और दूसरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये दोनों जो है लोगो में या मोनो में नेशनल गेम्स के रहेगा। आप ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि बताइए इस बार के जो नेशनल गेम्स है कौन से नंबर के, तो आप बताओगे 36वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं 36 नेशनल गेम, इसका जो लोगो है, इसका मोनो है, उसमें क्या क्या है, तो आप बताओगे भैया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है एक तो, और दूसरा क्या है? गिर का शेर या लॉयन जो है इसमें है। अच्छा, उसके बाद फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ गुजरात फॉर होस्टिंग द इवेंट आफ्टर 7 years। मतलब ये कि सिंपल सी बात है, जो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन है उसने बेसिकली 7 साल के बाद गुजरात का जो ये नेशनल गेम होस्ट करने का प्रपोजल जो है वो क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये आपको याद रखना है कि भैया 36वें नेशनल गेम्स गुजरात में हो रहे हैं, और वो कब से हो रहे हैं तो आप याद रखेंगे डेट 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक, लगभग 13 दिन का ये गेम होगा। ओके, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, है ना, सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही आप याद रख लो, UNRWA, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज। अब आपको बता दूं कि भैया जो जॉर्डन, सीरिया, इजराइल, पैलेस्टाइन, ये वाला जो बेल्ट है, मतलब ये कि पश्चिमी जो एशिया है, पश्चिमी एशियाई देशों में आता है जॉर्डन, सीरिया, इजराइल, पैलेस्टाइन। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हमेशा से जो है
वॉर जैसी स्थिति रहती है, दुश्मन देश है ना, और जो पहले वॉर हुए हैं उसकी वजह से बेसिकली आपको बता दूं कि बहुत सारे जो रिफ्यूजीज हैं पैलेस्टाइन के, फिलिस्तीन के जो हैं, वो उन्हें अलग अलग देशों में शरण लेनी पड़ी, है ना। और इनकी रक्षा के लिए 1949 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी इसकी मदद के लिए, वो बनी क्या, उसका नाम क्या था, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। तो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी जिसका काम है पैलेस्टाइनियन रिफ्यूजीज जो हैं उनको जो है सपोर्ट करना, उनको मदद करना, है ना। और जो हेडक्वार्टर है इसका कहाँ है ऑर्गेनाइजेशन का, तो भैया अम्मान में है, जॉर्डन में है और गाजा में है। अच्छा, इंडिया रिसेंटली कंट्रीब्यूटेड, न्यूज सही क्या है वो ये देख लो भैया। इंडिया ने हाल ही में इनकी जो पैलेस्टाइनियन रिफ्यूजी हैं, फिलिस्तीन के जो शरणार्थी, उनकी मदद के लिए $2.5 मिलियन मतलब $2.5 मिलियन की जो है सहायता जो है वो की है हमने, यूएन एजेंसी दैट सपोर्ट द रिलीफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर ऑफ पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज। मतलब ये कि भैया पैलेस्टाइन के जितने भी शरणार्थी हैं उनके विकास के लिए ये यूनाइटेड नेशन की ये संस्था काम करती है, इसका नाम है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। आपसे पूछा जाएगा कि भैया सबसे पहले बताओ UNRWA का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बोलोगे यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। उसके बाद फिर किस लिए बनाई गई, तो आप बताओगे पैलेस्टाइनियन रिफ्यूजीज के बेटरमेंट के लिए, उनकी लाइफ की बेहतरी के लिए बनाई गई है। अच्छा, फिर उसके बाद 2018 से भारत सरकार इन रिफ्यूजीज की मदद के लिए कुल अभी तक जो है वो $20 मिलियन दे चुकी है, और इस $20 मिलियन से $2.5 मिलियन तो अभी आपके सामने दिया भैया ये। तो आपको याद रखना है UNRWA यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, UNRWA यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, ये बेसिकली क्या करती है, तो ये फिलिस्तीन के जो शरणार्थी हैं उनकी हेल्प या मदद करने के लिए बनाई गई है। भारत सरकार ने जो है $2.5 मिलियन जो है अभी दिया है ना, फिलिस्तीनियन रिफ्यूजीज के लिए, है ना। और दूसरा ये कि अभी तक हम लोग 2018 के बाद से कितना दे चुके हैं, $20 मिलियन जो है वो टोटल ये मिला के हम पैसा इतना दे चुके हैं फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट इन वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में भाई साहब नए जो है वो मुख्य अर्थशास्त्री आए हैं। वर्ल्ड बैंक हैज अपॉइंटेड इंद्रमीत गिल, ध्यान रखिए इंद्रमीत गिल जो है अपॉइंट हुए हैं कहां पर, वर्ल्ड बैंक में, और किस पोस्ट पर, चीफ इकोनॉमिस्ट, मुख्य अर्थशास्त्री और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। मतलब ये कि सिंपल सी बात है, अर्थव्यवस्था के विकास हेतु सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं वर्ल्ड बैंक में, और साथ में चीफ इकोनॉमिस्ट भी बने हैं वर्ल्ड बैंक के। मतलब हो सकता है कि आगे जाके वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन भी जाए तो कोई जो है वो आश्चर्य नहीं होगा। बहुत टैलेंटेड आदमी है इंद्रमीत गिल। इंद्रमीत गिल विल बी द सेकेंड इंडियन, इंद्रमीत गिल जो हैं वो दूसरे भारतीय होंगे, सेकेंड इंडियन होंगे आफ्टर कौशिक बसु। कौशिक बसु भी वर्ल्ड बैंक में इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, और उसके बाद इंद्रमीत गिल अब दूसरे भारतीय हैं जो वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट रहे। इट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ग्रांट लोन टू मिडिल एंड लोअर इनकम कंट्रीज। मतलब सिंपल सी बात है, आपको अगर वर्ल्ड बैंक के बारे में बताऊं तो लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन देने का काम जो है वर्ल्ड बैंक करता है। दुनिया के विकास के लिए वर्ल्ड बैंक काम करता है। वर्ल्ड बैंक का मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 27 दिसंबर को हुआ था। क्लियर है? 1945 से इसने काम करना शुरू किया। हेड ऑफिस जो है वो इसका वॉशिंगटन डीसी में है, वॉशिंगटन डीसी में है। और वर्ल्ड बैंक में मेंबर कितने हैं? 189, 189 जो है वो सदस्य देश हैं वर्ल्ड बैंक में, 189 मेंबर है। और ये जो 189 सदस्य देश हैं भाई साहब, इनका भी आप याद रखेंगे कि जो 189 कंट्रीज हैं, 189 सदस्य देश हैं, ये 189 कंट्रीज है, 189 सदस्य जो है ये, इनमें से आपसे पूछा जाएगा 189 कौन सा, 189वां कौन सा है, तो आप बताओगे भैया नॉरू जो है 189वां देश है ना। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, नॉर्थ ईस्ट में नॉरू एक देश है, तो जो 189वां सदस्य बना वर्ल्ड बैंक का। तो वर्ल्ड बैंक के आपसे पूछा जाएगा अध्यक्ष जो है इस समय कौन है, प्रेसिडेंट जो है वो इस समय कौन है वर्ल्ड बैंक के, तो आप बताएंगे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। डेविड
मालपास जो है आप याद रखेंगे कि डेविड मालपास कौन है, ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, अमेरिका के रहने वाले हैं और वर्ल्ड बैंक में हाल ही में चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं कौन, इंद्रमीत गिल, है ना। इससे पहले कौन से भारतीय थे जो कि वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट थे, कौशिक बसु, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, रामसर साइट्स इन इंडिया। अब भैया भारत में रामसर साइट, पहले आपको बता दूं कि 1971 में 1971 में ईरान में कन्वेंशन हुआ था, ईरान में, और ईरान में ये जो कन्वेंशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, ये ईरान के किस शहर में हुआ था, रामसर। ईरान में एक जगह का नाम है रामसर, तो ईरान के रामसर में एक सम्मेलन हुआ था 1971 में, उसे रामसर कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। और उसका जो है बेसिकली उद्देश्य था वो क्या था, टू प्रोटेक्ट वेटलैंड्स, टू सेव वेटलैंड्स, मतलब ये कि आर्द्र भूमि को बचाना, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि को बचाना, है ना। तो भैया ये जो है इसका लक्ष्य है रामसर साइट्स का। तो इंडिया हैज डेजिग्नेटेड 5 न्यू वेटलैंड्स, मतलब भारत ने जो है वो 5 नए वेटलैंड्स जो है वो प्राप्त किए हैं, है ना, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, एज रामसर साइट इन द कंट्री हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 49 to 54। मतलब ये कि भारत में 5 नई रामसर साइट्स घोषित की हैं। इस वजह से अब जो है आपसे पूछाएगा कितने नए शामिल हुए, तो आप बताओगे 5 न्यू वेटलैंड्स, गीली जमीन वाले इलाके 5 जो है वो, या 5 नए जो है वो शामिल किए गए हैं। तो पहले रामसर साइट्स जो है वो कितनी थी, 49 थी, और अब कितनी हो गई है, 54 हो गई है, 5 बढ़ गई। अच्छा, 5 जो नई वेटलैंड साइट है वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले देखो भैया, करिकिली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, याद रखिए, करिकिली बर्ड सेंचुरी कहां पर है, तमिलनाडु में। अच्छा, फिर इसके बाद तमिलनाडु में दूसरा है पल्लीकरनई मार्स रिजर्व, है ना। अब पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये बेसिकली तमिलनाडु में ही है। फिर इसके बाद पिच्चावरम मैंग्रोव, पिच्चावरम मैंग्रोव ये भी तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु में 3 रामसर साइट्स हैं, करिकिली, पल्लीकरनई और पिच्चावरम। करिकिली, पल्लीकरनई और पिच्चावरम जो है ये 3 तमिलनाडु की जो है वेटलैंड्स हैं, गीली जमीन वाले इलाके हैं। उसके बाद फिर उसके बाद पाला वेटलैंड, ये मिजोरम में है, कहां पर है, मिजोरम में। और साक्य नगर, ये साक्य सागर, ये कहां पर है, मध्य प्रदेश। तो साक्य सागर जो है वो मध्य प्रदेश में है, पाला वेटलैंड मिजोरम में है, और पिच्चावरम, पल्लीकरनई और कारिकिली ये कहां पर है, पिच्चावरम, कालीकरनई और कालीकिली और कारिकिली और पालीकरनई जो है बेसिकली तमिलनाडु के नाम है, और इसलिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है बोलने में। और आप जरूर ध्यान रखिए कि आपको याद तो हर हाल में करना ही है, करिकिली, पालीकरनई और पिच्चावरम, है ना, ध्यान रखिए फिर से, करिकिली, पालीकरनई और पिच्चावरम। तो पालीकरनई, करिकिली और पिच्चावरम जो है ये तमिलनाडु में है, पाला वेटलैंड और साक्य नगर जो है मध्य प्रदेश में, पाला वेटलैंड मिजोरम और साक्य नगर मध्य प्रदेश। तो ये 5 नई साइट्स जो हैं वो भारत में ऐड हुई हैं। 100% आप मान के चल सकते हैं कि भैया भारत में ये न्यूज जो है वो अगले एग्जाम्स में पूछी जाएगी कि भारत में कितनी नई रामसर साइट जो है वो बनी है। 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखिए, है ना, कि भारत में कितनी नई जो है रामसर साइट्स डिक्लेयर हुई हैं। तो आप बताएंगे कि भैया 5 डिक्लेयर हुई हैं, पहले 49 थी, अब 54 हो गई, और नाम आपको बताना है करिकिली, पल्लीकरनई और पिच्चावरम। कलिकिरी, पालीकरनई और पिच्चावरम ठीक है, तो प्रैक्टिस आप लोग भी कीजिएगा, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, है ना। पाला वेटलैंड मिजोरम और साक्यनगर मध्य प्रदेश, ठीक है, ओके ओके। एक बार और करिकिली, आप ऐसे याद रख लो, कारी और पल्ली, कारी पल्ली पिच्चा, कारी पल्ली पिच्चा, कारी किली, पिच्चावरम और पालीकरनई ठीक है, ओके। तो ये जो है वो 3 नाम है, ये तमिलनाडु के हैं, और हालांकि पहचान में तो आएंगे, ऑप्शन में होंगे तो आप पहचान लोगे कि भैया तीनों तमिलनाडु के हैं,
है ना, और पाला वेटलैंड मिजोरम और साकीनगर मध्य प्रदेश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि एक बार और मेरा मन हो जाए इसे पढ़ने का। आपको बता दूं कि जो थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे कि रामसर कन्वेंशन जो है वो कब हुआ था, 1971 में हुआ था, और जगह का नाम था रामसर, इसलिए इसका नाम पड़ा रामसर सम्मेलन, और ईरान में जो है ये हुआ था, ये आप याद रखेंगे 1971 में। तब के बाद से जो है दुनिया में वेटलैंड्स मतलब गीली और आर्द्र भूमि को जो है संरक्षण करने का अभियान दुनिया में चलाया जा रहा है, और भारत में इस समय 54 जो है वो वेटलैंड्स हो गए। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। हाईएस्ट पेड आईटी चीफ इन फाइनेंशियल ईयर 2022। ओ हो भाई साहब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के जो है सबसे ज्यादा पैसे प्राप्त करने वाले 2022 में सबसे ज्यादा मेहनताना पाने वाले सीईओ जो है कौन बने? तो HCL के सीईओ हैं सी विजय कुमार। सी विजय कुमार जो है वो 2022 में सबसे ज्यादा वेतन प्राप्त करने वाले सीईओ बन गए हैं। इनका जो वेतन है वो बेसिकली रहा, तो आपको बता दूं 16.5 मिलियन डॉलर, है ना, मतलब ये कि लगभग 131 करोड़ भाई साहब ने कमाए हैं, काफी बड़ा अमाउंट है ना। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में आफ्टर गेटिंग 2 ईयर लॉन्ग टर्म इंसेंटिव वर्थ 12.5 मिलियन डॉलर, मतलब ये कि 194 करोड़ तो जो है उनको बेसिकली क्या मिला है, इंसेंटिव मिला। 194 करोड़ जो है वो उनको इंसेंटिव मिला है, 2 ईयर लॉन्ग इंसेंटिव। और दूसरी बात ये कि उनको जो सैलरी मिली है वो 131 करोड़ मिली है 2022 के लिए, है ना। इन फाइनेंशियल ईयर 2021 हिज टोटल सैलरी, मतलब 2021 में उनकी जो टोटल सैलरी रही वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। तो यहां पर है कि 4.3 मिलियन जो है वो सैलरी रही, है ना, लगभग 30 करोड़ की। और फाइनेंशियल 2022 में विप्रो के जो सीईओ हैं जिनका नाम था थेरी, है ना, और ये जो है थेरी भाई साहब हैं डेलापोर्ट, थेली डेलापोर्ट्स, इनको जो है मिला था वेतन बेसिकली वो मिला था 379 करोड़, है ना। तो ये उनके नाम पे रिकॉर्ड है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सी विजय कुमार जरूर याद रखना है। अब हो सकता है कि तनख्वाह उनका वेतन ना पूछे, आपसे सीधा पूछ ले कि भैया बताओ सी विजय कुमार किस कंपनी के सीईओ हैं, तो आपको बताना है HCL के सीईओ हैं सी विजय कुमार, जो कि इस साल 2022 में सबसे ज्यादा मेहनताना पाने वाले जो हैं वो सीईओ बन गए हैं। और इनका कुल वेतन जो रहा है, टोटल अर्निंग जो इस साल रही है ना, वो रही है भाई साहब कितनी, तो ये देखिए 131 करोड़ विद टोटल अर्निंग ऑफ 16.52 मिलियन डॉलर। 131 करोड़ भाई साहब ने कमाए हैं फाइनेंशियल 2022 में, है ना, आफ्टर गेटिंग 2 ईयर लॉन्ग टर्म इंसेंटिव बहुत सारा मिला है। अब इसके बाद फिर अगली जो खबर है वो है विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड। विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड, ये आपको पता है कि भैया ये जो है भाई साहब आजकल हीरो हैं, है ना, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की, ये यूक्रेन के जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं। और एक और चीज आपको बता दूं, ये बोरिस जॉनसन है, ये यूके के मतलब कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना। और एक बार मैं अपनी बात को करेक्ट करना चाहूंगा कि ये जो व्लादिमीर जेलेंस्की भाई साहब ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। काफी यंग एज में ये राष्ट्रपति बने हैं। क्लियर है? अच्छा, अब हुआ क्या है कि भैया यूके पीएम, यूनाइटेड जो है किंगडम के पीएम बोरिस जॉनसन जो है, इन्होंने सम्मानित किया है चर्चिल अवार्ड से। किसको? भैया यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की को, है ना, व्लादिमीर जेलेंस्की को जो है सम्मान दिया है ना, ट्यूसडे को, है ना। और उसके बाद फिर भाई विद द सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड, पूरे अवार्ड का नाम क्या है? सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड। सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड आपसे पूछाएगा सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया? तो भैया यूक्रेन के राष्ट्रपति, नाम है जिनका व्लादिमीर जेलेंस्की, है ना। अच्छा, while presenting the award, Johnson recall how Zelensky confirmed on February 24 that Russia had invade Ukraine। मतलब ये कि उन्हें याद है कि किस तरह से बहादुरी के साथ जो है 24 फरवरी को
व्लादिमीर जेलेंस्की ने यह कंफर्म किया था कि भैया रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। एडिंग इन दैट मोमेंट ऑफ सुप्रीम क्राइसिस यू फेस्ड अ टेस्ट ऑफ लीडरशिप, मतलब यह कि आपको कहीं ना कहीं नेतृत्व की परीक्षा देनी पड़ी और वो आपने बहुत बखूबी निभाई। ऐसा जो है व्लादिमीर जेलेंस्की के बारे में किसने बोला? बोरिस जॉनसन भाई साहब ने बोला। इन दैट मोमेंट ऑफ सुप्रीम क्राइसिस यू फेस्ड अ टेस्ट ऑफ लीडरशिप दैट वाज इन इट्स वे एज सीवर्स एज चर्चिल्स चैलेंज इन 1940। जैसे चर्चिल ने जो है वो 1940 में जो है जो भी परेशानियां देखी थी वैसा ही कुछ आपने भी फेस किया, इसलिए चर्चिल अवार्ड या सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड जो है बेसिकली इन्हें दिया गया। आपको याद रहेगा दोनों नेताओं के नाम, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये हैं और ये जो हैं वो राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? यूक्रेन के। तो इनको ये अवार्ड दिया गया। अच्छा, उसके बाद फिर प्रिंस मेगा प्रोजेक्ट, ओ हो भाई साहब, सऊदी अरब, ध्यान रखिए, सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस भाई साहब है, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इनका नाम याद रख लो पहले, सऊदी अरब के प्रिंस का मोहम्मद बिन सलमान। अब ये जो मोहम्मद बिन सलमान भाई साहब है, इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जाए, बहुत ऊंची बिल्डिंग बनाई जाए। लेकिन इस बार बहुत ऊंची तो है ही, साथ में बहुत लंबी बिल्डिंग भी बनाई जा रही है। चलिए आइए बात करते हैं उस पर। बेसिकली इसका जो बजट होगा वो 80 बिलियन जो है डॉलर होगा, 80 बिलियन डॉलर होगा, है ना। और 300 बिलियन रियाल्स जो है बोला गया है, इसके लिए साइड में रख लिया गया। और बजट का नाम क्या है? नियोम। प्रोजेक्ट क्या है? नियोम। अलोंग साइड इन्वेस्टिंग इन कंपनीज दैट विल ऑपरेट फ्रॉम देयर, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम है नियोम और नियोम के लिए कितना? 80 बिलियन डॉलर का बजट साइड में रखा गया है। उसके बाद फिर द प्रिंस प्लान्स टू एक्सपांड द फंड बाय एंगेजिंग इन्वेस्टर्स एंड थ्रो एन आईपीओ ऑफ नियोम। मतलब नियोम के लिए जो है वो क्या है? आईपीओ लाने वाला है सऊदी अरेबिया, है ना, इन सऊदी अरेबिया। नियोम इज द प्रिंस मेगा प्रोजेक्ट टू टर्न अ डेजर्ट एक्सपांड इनटू अ हाईटेक रीजन, है ना। मतलब ये कि हाई टेक्नोलॉजी रीजन जो है वो अपने रेगिस्तान को कन्वर्ट करना चाहते हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नियोम, है ना, जहां पर बहुत बड़ा रेसिडेंशियल एक सिटी बसाई जाएगी, है ना, और एक बहुत बड़ी जो है बिल्डिंग्स जो है वो बनाई जाएंगी, इमारतों की श्रृंखला बनाई जाएगी। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? नियोम प्रोजेक्ट। और 80 बिलियन डॉलर का जो है ये प्रोजेक्ट अभी शुरुआत में इसके लिए पैसा रखा गया। और प्रिंस कौन? मोहम्मद बिन सलमान का ये प्रोजेक्ट है, सऊदी अरेबिया की प्रिंस है, ये आपको याद रखना है। ओके, अब बात करते हैं सीरिया सस्पेंशन। दोस्तों, सीरिया के न्यूज पढ़ने के लिए पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि सीरिया वॉज रिमूव्ड फ्रॉम, सीरिया जो है वो हटा दिया गया था 22 देशों के एक समूह से, 22nd या 22 नेशंस ग्रुपिंग इन 2011। सीरिया 2011 में जो है वो हटा दिया गया था 22 देशों के एक समूह से आफ्टर सिविल वॉर ब्रोक आउट इन द कंट्री। मतलब सीरिया में 2011 में गृह युद्ध हुआ था, सिविल वॉर हुआ था वहां पर, और उसके बाद से जो है उन्हें बेसिकली एक ग्रुप से हटा गया। अब कौन से ग्रुप से हटाया गया वो मैं आपको बताता हूं। अल्जीरिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, जिनका नाम है रमताने लमारा भाई साहब जो हैं, इन्होंने क्या किया है? क्वेश्चन किया है कि भैया सीरियाज डिकेड लॉन्ग सस्पेंशन, 10 साल पहले जो सीरिया का सस्पेंशन हुआ था अरब लीग से, किससे? आप ध्यान रखिए कि सीरिया को किससे निकाला गया था? अरब लीग से निकाला गया था, ठीक है। और सीरिया की जो एब्सेंस है फ्रॉम अरब लीग हार्म्स कोऑपरेशन बिटवीन अरब कंट्रीज, अरब देशों के बीच में सहयोग बढ़े, इसलिए अरब लीग जो है समय समय पर मीटिंग करती है, प्लान्स बनाती है। तो अरब लीग से बाहर निकाल दिया गया था किसको? सीरिया को। और अब अरब लीग की जो मीटिंग है वो बेसिकली अल्जीरिया में होने जा रही है। कहां होने जा रही है? अल्जीरिया में। तो इसलिए अल्जीरिया का कहना है कि सीरिया को 10 साल पहले निकाला था, वहां सिविल वॉर हो रहा था, लेकिन अब यार ये पुरानी बात होगी, इसे भूलना चाहिए और सीरिया को वापस से अरब लीग में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे अरब कोऑपरेशन को जो है वो नुकसान पहुंच रहा है। हार्म कोऑपरेशन बिटवीन
अरब कंट्रीज के सहयोग को नुकसान पहुंच रहा है। तो जल्दी से जल्दी हमें सीरिया को जो है वो अरब लीग में सदस्य के तौर पे बहाल करना चाहिए, ऐसा जो है वो अल्जीरिया के फॉरेन मिनिस्टर रमताने लमा महाराजे ने जो है वो कहा है। लेकिन इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपसे यह पूछा जाएगा कि अरब लीग से किस देश को हटाया गया था, तो सीरिया को हटाया गया था। इज दैट क्लियर? ये आप याद रखेंगे। अरब लीग में जो है वो 22 देश थे, तो अभी 21 देश। इंडिया हाइड रशियन ऑयल इंपोर्ट। वाह, ये होता है टॉपिक और ये होता है समझदारी भरा काम। इंडिया हाइड रशियन ऑयल इंपोर्ट, मतलब ये कि भारत ने रशिया से ऑयल खरीदने की, जो क्रूड ऑयल खरीदने की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दी है। कितनी बढ़ा दी है? 4.7 टाइम्स, मतलब लगभग 5 गुना ज्यादा तेल खरीदा हमने रशिया से। और कितने? लगभग 4 लाख बैरल पर डे हमने खरीदे अप्रैल और मई में, 4 लाख बैरल पर डे। अच्छा, उसकी वजह क्या थी? तो इंडियन रिफाइनर्स हैव बीन बाइंग रशियन ऑयल आफ्टर इट्स प्राइस ड्रॉप्ड। देखो सिंपल सी बात है, जब रशिया ने हमला किया यूक्रेन पर, तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने रशिया पर प्रतिबंध लगा दिया कि आपके यहां से कोई भी क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा। लेकिन भारत ने कहा कि भैया हमारी पहले से बहुत सारी प्रतिबद्धताएं हैं, हम इतना बड़ा देश हैं और रशिया से हमारे संबंध भी अच्छे हैं, तो हम उन्हें नहीं तोड़ सकते, तो हम तो भैया क्रूड ऑयल हमें खरीदना पड़ेगा। अब क्योंकि दुनिया के इतने सारे देश अब रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीद रहे हैं, इसलिए रशिया में क्रूड ऑयल के दाम क्या हो गए? कम हो गए। डिमांड कम हो गई तो कम हो गई। अब रशिया में क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, तो सस्ता होने पर भारत ने 5 गुना क्रूड ऑयल खरीद लिया। कितना गुना क्रूड ऑयल खरीद लिया? 5 गुना क्रूड ऑयल खरीद लिया अप्रैल और मई में। तभी तो आपको याद होगा कि भारत में पेट्रोल के दाम कुछ महीनों पहले थे 118 रुपए। कितने थे? 118 रुपीज। लेकिन घटाकर 10 रुपए घटाकर कितना कर दिया? 108 रुपए। और अभी भी लगभग 108 रुपए ही जो है पेट्रोल का दाम चल रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने बहुत सारा पेट्रोल जो है या क्रूड ऑयल जो है एक्स्ट्रा खरीद के रखा है। अच्छा, उसके बाद फिर बात करें तो CBRF said China to increase Russian oil purchase by 55% in May। चाइना ने भी जो है 55% जो है वो अपनी ऑयल की खरीद या क्रूड ऑयल की खरीद रशिया से बढ़ा दी। मतलब रशिया से कोई नहीं खरीद रहा था, पर 2 लोगों ने खरीदा, 2 देशों ने। एक तो किसने खरीदा? चाइना ने, और एक किसने खरीदा? इंडिया ने खरीदा। तो हमने जो है वो लगभग 4.7 टाइम्स जो है वो ज्यादा खरीदा और लगभग 4 लाख बैरल पर डे हमने जो है वो रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। और ये हमने क्यों खरीदा था? भारत के जो रिफाइनर्स हैं, जो रिफाइनरीज हैं, उन्होंने क्यों खरीदा ये? क्योंकि रशियन ऑयल आफ्टर इट्स प्राइजेस ड्रॉप्ड ड्यू टू सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय वेस्टर्न कंट्रीज। पश्चिमी देशों ने रशिया पर जो बैन लगाए थे, उसके क्रूड ऑयल पर जो बैन लगाए थे, उसकी वजह से रशिया में जो है ऑयल की डिमांड घट गई, उससे दाम भी घट गया। और घटे हुए दामों में सस्ते रेट पर हमने रशिया से 5 गुना पेट्रोल खरीद लिया। इज इट क्लियर? ये होती है समझदारी वाली बात। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, रशिया टू क्विट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2024। रशिया 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन छोड़ देगा। आपको बता दूं कि बेसिकली 1998 में 1998 में एक जॉइंट एफर्ट लगाया गया था। किसके द्वारा? रशिया, अमेरिका, जापान, कनाडा, है ना, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोप की स्पेस एजेंसी, रशिया, अमेरिका, जापान और कनाडा, इन जो है बेसिकली 5 देश और संस्थाओं ने मिलके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम शुरू किया था और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्टैब्लिश किया, है ना। ये सारे देश अभी उस पर काबिज हैं। रशियन स्पेस एजेंसी जिसका नाम है रेस्कोस्मोस, अब ये रोस्कोस्मोस जो है, इसके चीफ है, इनका नाम है यूरी बोरिव। क्या है? यूरी बोरिसोव। यूरी बोरिसोव भाई साहब ने ये अनाउंसमेंट किया है और कमेंट जो है रिलीज किया है, रशिया विल लीव द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। रशिया विल लीव द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2024, क्योंकि
रशिया विल बिकम फ्रॉम इट्स ओन ऑर्बिटल स्टेशन, मतलब रशिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन ऑर्बिटल स्टेशन बनाएगा 2024 तक, है ना, 2024 तक बना लेगा। और जब उसका खुद का स्पेस स्टेशन बन जाएगा तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन छोड़ देगा, ऐसा रशिया ने अनाउंसमेंट किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की शुरुआत जो है वो कब से हुई, तो कब से बनना शुरू हुआ, 1998 से। और कौन कौन से देश है इसमें, तो रशिया है, अमेरिका है, जापान है ना, कनाडा है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। तो जिसमें से कौन छोड़ने वाला है, रशिया। कब, 2024 में। रशिया की स्पेस एजेंसी को क्या बोलते हैं, तो आप याद रख लो, रॉसकॉस्मोस इसका नाम है ना, रशिया की स्पेस एजेंसी का। हमारी स्पेस एजेंसी को क्या बोलते हैं भैया, नासा। नासा बोलते हैं क्या, नहीं, हमारी स्पेस एजेंसी को बोलते हैं इसरो, और अमेरिका की स्पेस एजेंसी को बोलते हैं नासा। तो ये आपको याद रखना है। ओके, श्रीलंका रिस्ट्रिक्ट फ्यूल इंपोर्ट। ओ हो, ये भी भैया बड़ी समस्या वाली बात है कि श्रीलंका ने ऑयल के इंपोर्ट पर अब कुछ थोड़े बहुत प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, क्योंकि जो बेधड़क ऑयल अभी ऑयल की कमी के चलते विदेशों से खरीदा जा रहा है, उसकी वजह से देश में विदेशी मुद्रा की बहुत कमी हो रही है। मतलब रशिया का कहना है कि पूरी फॉरेन करेंसी या विदेशी मुद्रा सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल खरीदने में ही खर्च हो रही है। और जबकि विदेशी मुद्रा का सिर्फ यही काम नहीं है, विदेशों से दवाइयां भी खरीदनी होती हैं, खाने का सामान भी खरीदना होता है, बहुत जरूरी इक्विपमेंट्स भी खरीदने होते हैं, हथियार भी खरीदने होते हैं, और पूरा का पूरा विदेशी पैसा या करेंसी जो है वो खर्च किस में हो रही है, कहां पर खर्च हो रही है, सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल में। तो इसलिए भैया आने वाले 10 साल के लिए जो है, सॉरी 10 साल बोल रहा, आने वाले 12 मंथ्स के लिए श्रीलंका ने ऑयल के इंपोर्ट पर कुछ जो है वो प्रतिबंध या रिस्ट्रिक्शंस लगाने की घोषणा। पूर्णतः प्रतिबंध नहीं रहेंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। श्रीलंकन एनर्जी मिनिस्टर कंचना, जिनका नाम है ना विजय खेरा, said that the country will restrict fuel import. Country will restrict fuel imports for 12 months because of severe shortage of foreign exchange. मतलब विदेशी मुद्रा की भारी कमी है हमारे देश में, और इसीलिए हम जो है अब ये तय कर रहे हैं कि अब हम जो क्रूड ऑयल है वो ना के बराबर खरीदेंगे, उस पर रिस्ट्रिक्शन खरीदेंगे। श्रीलंका अ कंट्री ऑफ 22 मिलियन पीपल, मतलब कि 2.5 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ तो नहीं कहेंगे हम, लगभग 2.25 करोड़ लोग जो हैं वो श्रीलंका में हैं। और बेसिकली यहाँ पर इसेंशियल्स और ज़रूरी चीज़ों की बहुत कमी है पिछले कुछ महीनों से, और विदेशों से वो खरीद भी नहीं पा रहे। उसकी वजह इनके पास विदेशी मुद्रा भी जो है बहुत कम है, और इनकी अपनी मुद्रा की वैल्यू भी जो है वो गिरती जा रही है। तो किसी देश को जब अपनी मुद्रा की वैल्यू को गिरने से रोकना है तो इसका एक सोल्यूशन होता है कि भैया आप जो है वो फॉरेक्स अपना बढ़ाइए। क्लियर है। अब फॉरेक्स बढ़ाने के लिए जो है ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हम अभी आने वाले 12 महीनों तक जो है वो क्रूड ऑयल के खरीद पर रिस्ट्रिक्शन रखेंगे, ताकि हमारा जो विदेशी मुद्रा या फॉरेक्स है वो ज़्यादा खरीद जो है वो खर्च ना हो और देश में रिजर्व हो। तो जितना ज़्यादा विदेशी मुद्रा हमारे पास रिजर्व रहती है, देश में रिजर्व रहती है, हमारे देश की करेंसी मजबूत रहती है ना। और जैसे जैसे वो खर्च होती जाती है, खाली होती जाती है, मुद्रा की जो है वैल्यू और गिरती जाती है और गिरती जाती है ना। तो इसी वजह से जो है श्रीलंका ने अनाउंस किया है कि भैया वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ बंधन लगाएगा ऑयल इंपोर्ट्स पर अगले 12 महीनों के लिए, है ना। कुछ ज़रूरी कामों के लिए बस खरीदा जाएगा, बाकी बहुत प्रतिबंधित रहेगा ये। न्यू चीफ ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ये हैं भाई साहब। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेड ऑफिस जो है वो ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है, आप सबको पता है ना। और उसके बाद फिर इन्होंने जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, उन्होंने सैफ अहमद, किसको, सैफ अहमद जी को जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया है, फॉलोइंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर नरेंद्र बत्रा जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया। नरेंद्र बत्रा ने रिजाइन किया है, और इसकी वजह से सैफ जो अहमद जो हैं वो इजिप्ट के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं आपको ध्यान रहेगा, इजिप्ट के। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो चीफ हैं, जो अभी नरेंद्र बत्रा थे, उनकी जगह पर अब जो है वो किसे अपॉइंट किया गया है, सैफ अहमद को, जो इजिप्ट के रहने वाले। इंडिया के नरेंद्र बत्रा की जगह इजिप्ट के सैफ अहमद को अपॉइंट किया गया। ठीक है। बत्रा रिजाइंड एज FIH प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो क्विट एज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन चीफ, मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चीफ के तौर पर भी उन्होंने रिजाइन कर दिया, और साथ में FIH के प्रेसिडेंट के तौर पर भी, फेडरेशन इंटरनेशनली हॉकी, मतलब ये कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के पद से भी रिजाइन कर दिया। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है
उसके मेंबरशिप से भी उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो अब जो भी रीजन रहा हो जिस वजह से इन्होंने रिजाइन किया है, लेकिन बस इनकी जगह अब जो है सैफ अहमद इंटरनेशनल जो है हॉकी फेडरेशन के हेड मतलब की प्रेसिडेंट जो है वो बनाए गए हैं। हालांकि ये एक्टिंग प्रेसिडेंट है, कुछ समय के लिए बने हैं। नाम क्या है इनका? सैफ अहमद, इजिप्ट के रहने वाले हैं। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मतलब कि फेडरेशन इंटरनेशनली दी हॉकी, FIH। तो FIH के जो हेड हैं वो कौन है? तो FIH के जो हेड है इस समय अब सैफ अहमद है, आप याद रखेंगे। इसका हेड ऑफिस कहां पर है? आप याद रखेंगे ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट, राजश्री गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ ONGC विदेश। ONGC विदेश के जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जिसे बोला जाता है, ONGC विदेश के जो है बेसिकली क्या बनाए गए? ये मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए। ही हैज मोर देन 33 ईयर ऑफ वाइड रेंजिंग एक्सपीरियंस इन सुपरवाइजरी, मैनेजरियल एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैपेसिटीज इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ऑपरेशंस ऑफ ONGC एंड ONGC विदेश। मतलब ये कि अंतरराष्ट्रीय जो है अनुभव उनको बहुत है ONGC के कामों में, है ना, और प्रबंधन का भी अनुभव है, सुपरविजन का भी उनको अनुभव है। 33 साल का एक्सपीरियंस है और इस वजह से उन्हें जो है ONGC विदेश का जो है वो MD बनाएगा। याद रखेंगे ये भाई साहब MD है ना, और ये किसके MD हैं? ONGC विदेश, ONGC विदेश के MD बनाए गए हैं, आप याद रखेंगे। अच्छा, आपको बता दूं ONGC बोले तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन होता है और ये 14 अगस्त 1956 को जो है ONGC का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर इसका वसंत कुंज न्यू दिल्ली है। वसंत कुंज न्यू दिल्ली में ONGC का हेडक्वार्टर है और एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 14 अगस्त 1956 को। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। बैंक्रप्सी मतलब ये कि वो प्रक्रिया जब कोई व्यक्ति या कंपनी लिए गए लोन को चुकाने में सक्षम नहीं है तो वो अदालत की शरण में जाती है और अदालत उसकी सारी संपत्ति नीलाम करके जितना हो सके उसका कर्ज चुकाती है और उसे मुक्त कर देती है, दिवालिया घोषित कर देती है। तो भैया सिंपल सी बात यह है कि ये सब काम कौन करता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड जयंती प्रसाद। क्या नाम है? जयंती प्रसाद जो है नाम है, और जयंती प्रसाद को एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए जो है होल टाइम मेंबर जो है वो बनाया गया जयंती प्रसाद को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में। आप याद रखेंगे दिस पीरियड ऑफ 5 ईयर विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ assumption ऑफ द चार्ज ऑफ द पोस्ट। मतलब ये कि जुलाई 5 है ना, जुलाई 5 से जो है उनका काउंट होगा, ये 5 साल के लिए रहेंगे, और या फिर उनकी एज जो है वो 65 साल हो जाए। दोनों में से जो पहले हो जाएगा वो रिटायर हो जाएंगे, पद से हट जाएंगे। या तो उनकी एज 65 साल हो जाए या फिर जो है उनके 5 साल पूरे हो जाए। Whichever will be earlier, according to an executive order issued by Ministry of Corporate Affairs. Ministry of Corporate Affairs ने जो है ये अपॉइंटमेंट किया है कि भैया जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके हेड कौन बनाए गए हैं इस समय? जयंती प्रसाद। होल टाइम मेंबर जो है, सॉरी होल टाइम मेंबर बनाए गए हैं, मतलब 5 साल के लिए उसमें सदस्य बनाया गया है। पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं जयंती प्रसाद, आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स ये थे हमारे करंट अफेयर्स। बेसिकली लास्ट वीक ऑफ द मंथ, मतलब जुलाई के आखिरी वीक के जो है ये करंट अफेयर्स थे। मतलब ये कि 22 तारीख से लेके 28 तारीख तक ये करंट अफेयर्स थे। आने वाले समय में और करंट अफेयर्स आप पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि हम लोग इस महीने के 4 हफ्तों के वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं। और अगर आप पूरा महीना जुलाई जो है रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जो है वो magnetbrains.com पर लॉगिन कीजिए। इस तरह से ये फर्स्ट पेज ओपन होगा, उसके बाद फिर ये आप यहाँ बैंक एंड इंश्योरेंस पर जो है वो क्लिक करेंगे तो वीकली करंट अफेयर्स का ये पेज जो है या ये टैब जो है इस तरह से ओपन होगा। इस पे आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो करंट अफेयर्स के जितने भी वीडियोस अभी अपलोड हुए हैं वो सारे वीडियोस इसी तरह से जो है बेसिकली शो होंगे। क्लियर है? और जिस भी वीडियो पर आप क्लिक करेंगे ये वीडियोस जो है
वो ओपन होगा कुछ इस तरह से, और आप जो है करंट अफेयर्स पूरे हफ्ते भर का जो करंट अफेयर है वो आप एक ही वीडियो में रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोस्तों हम मतलब कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो बेसिकली डेडिकेटेड है फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन के लिए, और आप जो है निरंतर इन वीडियोस को देखते रहिए, अपडेट करते रहिए। ज्ञान की गंगा है, हाथ धोते रहिए, ज्ञान की गंगा है, इसका फायदा उठाते रहिए, और मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट वीडियो में। आपके सजेशंस का जो है स्वागत है, वेलकम है आपके सजेशन का। जो भी आप सुझाव चाहते हैं, कोई नया टॉपिक जिसे आप पढ़ना चाहते हैं, जरूर मुझे बताइए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।